हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आप लोगों की काफ़ी डिमांड आ रही थी कि हम बीएनएस के ऊपर वन शॉट वीडियो लेके आएं, तो हमने डिसाइड किया है कि हम इसको धीरे धीरे करके पूरे बीएनएस को कंप्लीट करा देंगे। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करें अब हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए ये बीएनएस है 2023। अब आपको पता होगा कि ये बीएनएस ने 1 जुलाई 2024 को आईपीसी को रिप्लेस करके उसको रिपील कर दिया है। तो भारत के अंदर जो पहले 1 जुलाई 2024 से पहले जो मेन जनरल क्रिमिनल सब्सटैंटिव लॉ हुआ करता था वो आईपीसी था, यानी इंडियन पेनल कोड 1860 भारत का मेन जनरल क्रिमिनल सब्सटैंटिव लॉ हुआ करता था। लेकिन 1 जुलाई 2024 को बीएनएस ने यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 ने उसको रिप्लेस करके उसको रिपील कर दिया, यानी ऑफिशियली खत्म कर दिया है। अब भारत के अंदर जो मेन क्रिमिनल सब्सटैंटिव लॉ है वो कौन सा है? वो है बीएनएस 2023। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये जो बीएनएस है ये एक्ट नंबर 45 था 2023 का। उसके साथ साथ इसको एसेंट मिली थी 25 दिसंबर 2023 को, और ये लागू कब से हुआ है? डेट याद रखिएगा 1 जुलाई 2024। अभी हम लोग आगे बढ़कर कुछ चीजें पढ़ेंगे जो काफी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और इसकी डेट से रिलेटेड है। उसके साथ साथ इसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं? 20 चैप्टर है। वहीं आईपीसी में कितने चैप्टर्स हुआ करते थे? 23 चैप्टर्स, 23 चैप्टर्स। सेक्शन इसके अंदर कितने हैं? 358। आईपीसी में कितने थे? 511। लिस्ट कौन सी है इसकी? कंकरेंट लिस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एंट्री 1 है। और ये लॉ कौन सा है? सब्सटैंटिव लॉ। ऑलरेडी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। ब्रॉडली हम लोग लॉस को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सब्सटैंटिव लॉस और क्रिमिनल लॉस। सब्सटैंटिव लॉस वो लॉज होते हैं जो हमारे राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को क्रिएट करते हैं। प्रोसीजरल लॉज वो लॉज होते हैं हमारे उन्हीं राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को इन्फोर्स करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये कैसे सब्सटैंटिव लॉ है समझिएगा। अब बीएनएस ने डिफाइन करा है चोरी क्या होती है। इसने चोरी को डिफाइन किया है और उसकी पनिशमेंट बताई है। तो अब अगर मान लीजिए कि ये मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी है, अब इसने क्या करा है? चोरी को डिफाइन किया है, उसकी पनिशमेंट बताई है। ठीक है, तो अब ये मेरी प्रॉपर्टी रखी है मूवेबल। अब ये मेरा राइट है कि कोई इसको लेके जाए ना बिना मेरी कंसेंट के, क्योंकि इसने चोरी में डिफाइन किया है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन की अगर प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्ट इंटेंशन से मूव करता है उसके कब्जे से बिना उसके कंसेंट के, तो यही चोरी होगी। तो मेरा राइट है कि कोई इसको लेके ना जाए। दूसरों के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि मेरी इस प्रॉपर्टी को कोई लेके नहीं जाए, दूसरों की ये जिम्मेदारी है। और अगर उन्होंने ये जिम्मेदारी नहीं निभाई, यानी इस ड्यूटी को नहीं किया, इस ऑब्लिगेशन को फॉलो नहीं किया, तो बीएनएस ने उसके लिए सजा बता दी है कि उसको सजा दी जाएगी। इस तरीके से ये राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट करता है। ठीक है, उसके साथ साथ इसने किसको रिपील करा है? इंडियन पिनल कोड 1860। रिपील मतलब ऑफिशियली खत्म कर दिया गया है। किसे? इंडियन पिनल कोड 1860 को। यानी जो पहले भारतीय दंड संहिता था 1860 का, हमने आपको बताया इंडियन पिनल कोड जो है इंडिया का मेन सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ हुआ करता था। अब इंडियन पेनल कोड के बारे में थोड़ी सी डिटेल समझ लेते हैं। देखिए इसका नाम है इंडियन पेनल कोड 1860, 1860 का, यानी ये 1860 का लॉ है। 1860 में ये पास हो गया था, तो ये 6 अक्टूबर 1860 में ये पास हो गया था। लेकिन लागू कब से हुआ है? 1 जनवरी 1862 से, यानी 1862 से ये लागू था। ठीक है, अब जो फर्स्ट लॉ कमीशन था उसने रिकमेंडेशन दिया था, उसके बाद इसको ड्राफ्ट किया गया था। उसके चेयरमैन जो थे वो कौन थे? थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। ठीक है, अब और ये खत्म कब हुआ है? लागू तो हो गया, हम लोगों ने पढ़ लिया 1862, 1 जनवरी 1862 से। खत्म कब हुआ है? खत्म हुआ है 1 जुलाई 2024 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ अहम चीज और है यहां पे समझने की। देखिए क्या अहम चीज है? अब मान लीजिए कि ये तो 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहा है। मान लीजिए कि 1 जुलाई 2024 से पहले कोई ऑफेंस हुआ। अब 1 जुलाई 2024 के बाद उसकी एफआईआर हो रही है, तो कौन से लॉ में होगी? आईपीसी में होगी कि बीएनएस में होगी? कौन सा प्रोसीजर गवर्न करेगा? सीआरपीसी गवर्न करेगा या बीएनएसएस गवर्न करेगा? क्योंकि बीएनएसएस ने भी 1 जुलाई 2024 से सीआरपीसी को रिप्लेस करके रिपील कर दिया है। अब यह चीज समझना है। तो देखिए अगर कोई क्राइम हुआ है 1 जुलाई 2024 से पहले तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ये तो 1 जुलाई 2024 से पहले लागू हुआ है। अगर कोई क्राइम हुआ है 1 जुलाई 2024 से पहले तो आईपीसी के अंदर उसको एफआईआर जो होगी आईपीसी के अंदर रजिस्टर करी जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर क्राइम हुआ है ऑन और आफ्टर 1 जुलाई, और अगर 1 जुलाई 2024 के बाद क्राइम हुआ है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बीएनएस अप्लाई हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कि एफआईआर हुई है 1 जुलाई 2024 से पहले, एफआईआर हुई है 1 जुलाई 2024 से पहले।
अब उसके बाद कौन सा लॉ होगा जो प्रोसीजर गवर्न करेगा? तो सीआरपीसी गवर्न करेगा, अगर 1 जुलाई 2024 से पहले एफआईआर हुई है। उसी तरीके से अगर एफआईआर हुई है ऑन और आफ्टर 1 जुलाई या उसके बाद अगर एफआईआर हुई है, तो कौन सा प्रोसीजरल लॉ गवर्न करेगा? किसके हिसाब से एफआईआर रजिस्टर होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी? बीएनएसएस के हिसाब से होगी। ठीक है, समझते जाइएगा। अगर एफआईआर हुई है 1 जुलाई 2024 को फॉर ओल्ड क्राइम, आप देखिए ये यहां से टेक्निकलिटी शुरू हो गई। अगर कोई एफआईआर लिखी गई है 1 जुलाई 2024 के बाद, किसके लिए? पुराने क्राइम्स के लिए, यानी कोई पुराना क्राइम्स हुआ था। कई बार एफआईआर जो होता है बहुत टाइम के बाद रजिस्टर होता है, कई बार तो कई साल के बाद रजिस्टर होता है। कोई ऑफेंस आज हो रहा है और काफी समय के बाद रजिस्टर हो रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि उसको किसके अंदर रजिस्टर करेंगे? तो याद रखिएगा आर्टिकल 20 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर साफ तौर पर बता दिया गया है कि जो सब्सटैंटिव लॉज होते हैं वो डेट ऑफ, यानी जिस डेट पे उसको किए गए हैं उसके हिसाब से गवर्न होते हैं। तो यानी आज के डेट में जो लॉ एनफोर्स होगा उसी के बेसिस पे, यानी उसी के अंदर ऑफेंस को रजिस्टर किया जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि क्राइम हुआ है 1 जुलाई 2024 से पहले, लेकिन एफआईआर रजिस्टर करी जा रही है 1 जुलाई 2024 के बाद, तो किस 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 लॉ के अंदर उसको रजिस्टर किया जाएगा? तो याद रखिएगा आईपीसी के अंदर रजिस्टर किया जाएगा, क्योंकि जिस वक्त वो ऑफेंस हुआ है उस वक्त बीएनएस लागू नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एफआईआर विल बी रजिस्टर अंडर आईपीसी और इन्वेस्टिगेशन, लेकिन अब क्योंकि 1 जुलाई तो आ चुका है, अब जब 1 जुलाई आ चुका है तो इन्वेस्टिगेशन और आगे का जो प्रोसीजर होगा वो बीएनएसएस से गवर्न होगा। ठीक है, जो डाउट आएगा पूछ लीजिएगा कमेंट करके। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, मान लीजिए कि कोई एफआईआर रजिस्टर हुई 1 जुलाई 2024 से पहले, अब उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया, पता चला कि 1 जुलाई 2024 को नया कानून आ गया। अब पुलिस बैठी कंफ्यूज है, हम सीआरपीसी के हिसाब से चले या बीएनएसएस के हिसाब से चले। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चल रही थी, पेंडिंग थी, और उसी बीच में बीएनएसएस आ गया, तो कौन सा लॉ गवर्न करेगा उस इन्वेस्टिगेशन को? वही पुराना लॉ सीआरपीसी गवर्न करेगा। तो इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू होगी सीआरपीसी के मुताबिक, इवन फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी सीआरपीसी के मुताबिक होगी। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन तक का है, आगे का जो प्रोसीजर होगा जैसे कॉग्निजेंस, ट्रायल, इंक्वायरी, वो बीएनएसएस के मुताबिक चलेगी। समझ में आ गया आप लोगों को? इसीलिए हमने आपसे कहा था कि 1 जुलाई 2024 को अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, अब क्रिमिनल लॉ का क्या पर्पस होता है? क्रिमिनल लॉ जो है इज टू प्रोमोट एंड प्रोटेक्ट द सोसाइटल सेंस ऑफ सिक्योरिटी। क्रिमिनल लॉ का पर्पस क्या होता है? कि प्रोमोट करना और प्रोटेक्ट करना सोसाइटल सेंस ऑफ सिक्योरिटी, यानी एक जो सोसाइटी की सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि सब लोग सिक्योर महसूस करें, स्टेबिलिटी और ऑर्डर बेस्ड ऑन द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। ये एक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, जैसे कि इक्विटी, जस्टिस, गुड कॉन्शियंस एंड रीजनेबलनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया। अब जब आईपीसी से बीएनएस आया तो अब हम लोग ये देखते हैं कि क्या अहम अहम चेंजेस हुए हैं इसके अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट है समझने वाला। देखिए, एक तो बड़ी अहम चीज आ गई, एक कम्युनिटी सर्विस, एक नई तरीके की पनिशमेंट जो है बीएनएस के अंदर आ गई। नई तरीके की पनिशमेंट, जैसे आमतौर पे पनिशमेंट क्या होती है? जेल में भेजना, इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, उसके साथ साथ फाइन, ठीक है, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, उसके साथ साथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ सेंटेंस। उसी तरीके से एक नई सजा आ गई। ये क्या है? कम्युनिटी सर्विस, यानी जहां पे कम्युनिटी को सर्व करना। ठीक है, यहाँ पे ये कन्विक्शन किस तरीके का होता है? जैसे छोटे ऑफेंसेस होते हैं उसके अंदर, जैसे कि कहीं पे आपको किसी हॉस्पिटल में भेज दिया सर्व करने के लिए, सर्विस के लिए, और इसमें कोई पेमेंट नहीं मिलेगी, तो एक सर्विस के लिए, तो कम्युनिटी सर्विस। अब ये कम्युनिटी सर्विस बीएनएस के अंदर कहीं डिफाइन नहीं की गई है। बीएनएसएस के सेक्शन 23 के एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि इसका मतलब होता है ऐसा वर्क विच द कोर्ट में ऑर्डर अ कॉन्विक्ट, जो कोर्ट कॉन्विक्ट को ऑर्डर कर सकता है परफॉर्म करने के लिए एज अ पनिशमेंट। बेनिफिट्स द कम्युनिटी, ऐसा काम जो कम्युनिटी को बेनिफिट दे, जिसके लिए यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू रेम्यूनरेशन, लेकिन आपको इसमें कोई खर्चा नहीं मिलेगा। ठीक है, हालांकि बीएनएस के अंदर ये कम्युनिटी सर्विस आने से पहले अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस लॉ में था, तो याद रखिएगा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है उसके अंदर ये कम्युनिटी सर्विस का प्रोविजन ऑलरेडी पहले से था। ठीक है, उसके सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के अंदर कम्युनिटी सर्विस जो है एज अ पनिशमेंट ऑलरेडी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर थी, बीएनएस के अंदर आने से पहले। चलिए, तो ये एक नई चीज बीएनएस के अंदर आ गई। दूसरी चीज, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। देखिए, पहले क्या था आईपीसी के अंदर? ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन अगर आप देखेंगे तो पूरे आईपीसी में फैला हुआ था। कहीं पे रेप है,
कहीं पे सेक्सुअल हैरेसमेंट है, कहीं पे डाउरी डेथ है, कहीं पे दूसरे ऑफेंसेस हैं। तो उसको क्या करा इसने, उसको क्लब करके एक चैप्टर में डाल दिया कि जो औरतों से बच्चों से रिलेटेड ऑफेंस है उसको एक चैप्टर में उठा के डाल दिया, और वो है चैप्टर 5। तो एक ये नई चीज इसने करी है, ठीक है, तो अच्छी चीज है ये। आगे बढ़ते हैं। मैरिटल रेप विद माइनर वाइफ सेक्शन 63 के अंदर आ गया है। मैरिटल रेप विद माइनर यानी सेक्शुअल इंटरकोर्स अगर कोई मैन करता है अपनी वाइफ के साथ, अगर उसकी एज 18 साल से कम नहीं है तो ये रेप नहीं होगा। कुछ हमारे यहाँ पे अपने मेरे खुद के सजेशंस हैं, जैसे कि ये लोग लॉज बनाते हैं कि क्योंकि अगर जैसे कि हम लोगों ने देखा है सोसाइटी में कि अगर गवर्नमेंट जो है वो रेप को नहीं रोक पाती है, तो हम देखते हैं कि वो उसको रोकने के बजाय उसको हद से ज्यादा हार्श लॉस बनाती चली जाती है। हमें पकड़ना चाहिए कि रूट कॉजेज क्या है, ना कि इतना हार्श लॉस बनाते चले जाओ कि हमें मेन राइट्स की बात करना पड़े। आजकल बहुत सारे लोग मेन राइट्स की बात कर रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि हार्श लॉ जब बनता जाएगा तो उसका मिसयूज होना भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि पावर करप्ट करता है और एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो कोई भी इंसान होगा, चाहे मर्द हो या औरत हो, अगर उनके हाथ में पावर आएगा तो वो मिसयूज करेंगे उसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स, नया सेक्शन आ गया, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय डिसीटफुल मींस सेक्शन 69 के अंदर। रेप के अलावा गैंग रेप ऑफ माइनर सेक्शन 70, गैंग रेप ऑफ अ माइनर बिलो 18 इयर्स अट्रैक्ट्स पनिशमेंट ऑफ लाइफ इंप्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ विद फाइन और डेथ पेनल्टी। अंडर आईपीसी एनहांस पनिशमेंट अप्लाइड ओनली अगर विक्टिम जो थी वॉज बिलो 16 ईयर्स। उसके अलावा पब्लिकेशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस प्रोसीडिंग्स, यानी अगर सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड ट्रायल कोर्ट के अंदर कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है तो बिना कोर्ट के परमिशन के आप उसको प्रिंट और पब्लिश नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन यहां पे ट्रायल कोर्ट की बात हो रही है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की, ना कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बारे में। उसके बाद डिलीशन ऑफ सेक्शन 377 आईपीसी। हम लोगों को यह चीज देखनी चाहिए कि कोई भी जब हम ऑफेंसेस बनाए तो उसके अंदर भारत के अंदर कई चीजों को कंसीडर करें। देखिए, एक तो साइंटिफिक कंसीडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी ऑफेंस को अगर हम ड्राफ्ट करें तो साइंटिफिक कंसीडरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किन चीजों के वजह से क्या नुकसान पहुंच रहा है। सोशल कंसीडरेशन, हमें यह भी देखना चाहिए कि सोसाइटी में उसका क्या असर पड़ रहा है उसको हटाने से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, जितने भी मर्डर होते हैं, जितने भी मर्डर होते हैं, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, इवन इंडिया की बात कर रहे हैं, जितने भी मर्डर्स होते हैं, 3 सबसे बड़े रीजन है मर्डर होने के हमारे यहाँ। क्या क्या है? एक हो गया पैसे का लेन देन, जमीन, प्रॉपर्टी। दूसरा क्या हो गया है? वेमेन। वेमेन जो है बहुत बड़ा रीजन है मर्डर होने के पीछे। कैसे वेमेन रीजन है, जैसे आपको बताते हैं। जैसे कि लव ट्रायंगल, आप कोई दिन न्यूज ऐसी नहीं पढ़ेंगे जिसमें आप पढ़ेंगे कि कोई शादीशुदा रिलेशनशिप में हस्बैंड या वाइफ, मान लीजिए आमतौर पे वाइफ में अगर मान लीजिए कि किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो हस्बैंड या तो आदमी को मार देता है, या वाइफ अपने आदमी को मार देती है, और या तो हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को मार देता है, या तो जिसके साथ उसका रिलेशन उसको मार डालता है। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा रीजन है कि एक इस वजह से एक ऑफेंसेस बहुत ज्यादा कमिट हो रहे हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि इससे रिलेटेड सख्त लॉस बनाना चाहिए, ना कि लोगों को छूट दे देनी चाहिए कि लोग और ज्यादा करने लग जाए इसको। ठीक है, तो ये मेरा कहना है। तो सेक्शन 377 को खत्म कर दिया गया, हैज बीन कंप्लीटली डिटेटेड एंड स्टार्टेड। इट इंप्लाइज दैट फोर्सेबल कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट मेन एंड बेस्टियलिटी आर नो लॉन्गर ऑफेंसेस अंडर बीएनएस। उसी के साथ साथ पूरे तरीके से हम इस चीज के खिलाफ हैं। गेइज्म और लेस्बियनिज्म, इन चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इसके पीछे हमें रूट कॉज को पकड़ना चाहिए कि अगर किसी के साथ कोई साइकोलॉजिकल इशू है या जो भी दिक्कत है, हमें उनके ऊपर काम करना चाहिए, ना कि इनको प्रमोट करना चाहिए। उसके अलावा ओमिशन ऑफ एडल्ट्री। अब देखिए, अब एडल्ट्री को कायदे से जनरल न्यूट्रल बनाना चाहिए कि चाहे मर्द करे एडल्ट्री या औरत करे एडल्ट्री, दोनों के लिए सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए सोसाइटी में कि जस्ट बिकॉज कि लोग कर रहे हैं ज्यादा तो चलो इसको एक्सेप्ट कर लो, ये नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है और इसको जनरल न्यूट्रल बनाना चाहिए। अब देखिए कितना ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से, कोई दिन न्यूज़पेपर में आप नहीं पढ़ेंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से मर्डर नहीं हुआ। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। उसके साथ साथ कुछ नए क्राइम्स आ गए हैं, जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सेक्शन 111, पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम 112, टेररिस्ट एक्ट 113। उसके साथ साथ जो पहले सेडिशन हुआ करता था, सेडिशन जो था पहले आईपीसी के अंदर, उसका फोकस जो है गवर्नमेंट की तरफ बहुत ज्यादा हुआ करता था और उसमें सेडिशन लग जाता था। लेकिन अब क्या करा गया है, अब नया सेक्शन आ गया है 152। ये क्या करता है, इसने गवर्नमेंट की तरफ से फोकस हटा के गवर्नमेंट यानी भारत की तरफ कर दिया, एज अ कंट्री की तरफ कर दिया। ठीक है,
मॉब लिंचिंग आ गया है सेक्शन 130 सबसेक्शन 2। उसके बाद डेथ बाय नेग्लिजेंस, उसके साथ साथ डॉक्टर भी, जो पहले पनिशमेंट होती थी नेग्लिजेंस के जरिए उसको बढ़ा के 5 साल कर दी गई है। हाँ, उस केस में ये अप्लाई नहीं होगा अगर ये मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है जिसमें पनिशमेंट अभी भी इंप्रिजनमेंट 2 साल तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिट एंड रन केसेस, अगर मान लीजिए कि गाड़ी में मार दिया टक्कर और बिना रिपोर्ट करे भाग गए, तो अब ये सीरियस ऑफेंस हो गया। कॉजिंग डेथ बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग और स्केपिंग विदाउट रिपोर्टिंग, इंप्रिजनमेंट कितनी है 10 साल तक और फाइन। ठीक है, स्नैचिंग एज अ सेपरेट ऑफेंस, स्नैचिंग जो है एक सेपरेट ऑफेंस बन चुका है। उसके साथ साथ जो अटेम्प्ट टू सुसाइड का जनरल प्रोविजन था उसको हटा दिया गया है। हाँ, हालांकि इसका अभी 226 के अंदर इससे रिलेटेड प्रोविजन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेग्लिजेंट ओमिशन रिगार्डिंग एनिमल्स 291, अगर आपके पास कोई जानवर है और आप उसको सही से नहीं रखते हो और उसके वजह से किसी को नुकसान पहुंचता है, खतरा पहुंचता है, तो उस जगह पे आप लाइबल हो सकते हो अपने जानवर को लेके। उसके अंदर फाइन बता दी गई है जो 5,000 तक हो सकती है, इसको भी बढ़ाया गया है फाइन को, और उसके साथ साथ 6 मंथ तक का इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है। आगे जो जेंडर की डिफिनेशन थी सेक्शन 10 के अंदर, उसमें ट्रांसजेंडर भी आ गया है, मेल और फीमेल के साथ साथ। ठीक है, तो ये इतने जो है हम लोगों ने भी देखे, ये मेन चेंजेस हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्राइम क्या है, इस अकॉर्डिंग टू स्टीफन क्राइम इज एन एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ एंड विच इज एट द सेम टाइम रिवोल्टिंग टू द मोरल सेंटिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। देखिए बीएनएस के अंदर क्राइम को नहीं डिफाइन किया गया, ना बीएनएसएस के अंदर ना बीएनएस के अंदर। किस चीज को डिफाइन किया गया, ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। तो बीएनएस के अंदर क्राइम को नहीं डिफाइन किया गया बल्कि ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। ऐसा क्यों है, देखिए क्राइम एक वाइड टर्म है, क्राइम कहना एक वाइड टर्म है। इसके अंदर 2 तरीके के क्रिमिनल एक्शंस आ जाएंगे। उसे भी क्राइम कहा जाता है जो लीगल तौर पे क्राइम है, और उन्हें भी क्राइम कहा जा सकता है जो सोशल और मोरल रॉन्ग्स हैं, उनको भी क्राइम कहा जा सकता है। कोई सोशली और मोरली अगर कोई चीज रॉन्ग है, आपने देखा कोई इंसान मर रहा है, स्ट्रेंजर था, डूब रहा है, आपने नहीं बचाया, तो ये भी देखिए सोशली गलत है, मोरली गलत है, ये भी क्राइम है। और दूसरे वो लीगल क्राइम्स होते हैं जो हमारे स्टैट्यूटरी बुक्स के अंदर पनिशेबल होते हैं। तो इसके अंदर ऑफेंस जो है, ऑफेंस उन्हीं लीगल क्राइम्स को कहा गया है जिसको बीएनएस ने पनिशेबल बनाया है। तो यानी अगर बीएनएस ने किसी क्राइम को पनिशेबल नहीं बनाया होगा तो उसको ऑफेंस नहीं कहा जाएगा। तो अगर ऑफेंस कहीं आ गया तो इसका मतलब है कि वो बीएनएस के अंदर कहीं ना कहीं पे पनिशेबल है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब आइए समझते हैं एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। देखिए अब एक क्राइम के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। एक क्राइम होने के लिए उसके अंदर कुछ चीजों का होना जरूरी है, जैसे एक ह्यूमन बीइंग का होना जरूरी है, एक इंसान का होना जरूरी है। इंसान ही तो करेगा, जानवर के ऊपर तो क्रिमिनल लाइबिलिटी आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जानवर जो होगा वो मेंस रिया फॉर्म नहीं कर सकता है। मेंस रिया क्या होता है? गिल्टी माइंड, क्रिमिनल इंटेंट। क्या जानवर क्रिमिनल इंटेंट बना सकता है कि इससे बदला लेना है? ये हो सकता है कि बात अलग है कि कोई कुत्ता है आपके घर के पास बैठता हो, आप रोज मारते हो, तो किसी दिन जो आए वो आपको काट ले, वो बात अलग है। लेकिन जानवर क्रिमिनल इंटेंट फॉर्म नहीं कर सकता है। तो कौन इसके अंदर आ जाएंगे ह्यूमन बीइंग में? मेल और फीमेल। पहले जमाने में होता था कि जानवर मार देता था तो जानवर को सजा दी जाती थी। अभी क्या हो गया है, हम लोगों ने 291 में पढ़ा है, जानवर के ओनर को सजा होगी। ठीक है, एक्ट सीरियस, खाली क्रिमिनल इंटेंट जरूरी नहीं है, आपका एक्शन होना चाहिए जो फॉरबिडन बाय लॉ होना चाहिए, आपका एक्शन भी होना चाहिए उसके अंदर, और उसके साथ साथ इंजरी पहुंचनी चाहिए ह्यूमन बीइंग को। ठीक है, तो ये 4 मेन एलिमेंट्स होते हैं क्राइम के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर ध्यान रखिएगा, इसमें मोटिव नहीं है, कहीं पे मोटिव एलिमेंट नहीं होता है क्राइम का। तो हम कोर्ट के अंदर मोटिव साबित करना जरूरी नहीं होता है कि किसी क्राइम का मोटिव क्या है, जरूरी नहीं होता है। हाँ, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के केसेस में मोटिव रिलेवेंट होता है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर रिलेवेंट है और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर मोटिव रिलेवेंट है। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं ह्यूमन बीइंग को। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर कौन आ जाएंगे बीएनएस के अंदर? मेल हो गए, फीमेल हो गए। मेल और फीमेल कोई भी एज के, ह्यूमन बीइंग मेल और फीमेल कोई भी एज के। तो यानी अगर मान लीजिए कि जिस सामने वाले जिसको मारा जा रहा है अगर वो बहुत छोटा है, अभी पैदा हुआ है, तब भी ऑफेंस हो जाएगा, कि अभी पैदा हुआ है तब भी ऑफेंस हो जाएगा। तो मेल और फीमेल कोई भी एज के। तो अगर रेप होता है, लड़की की एज कितनी भी होगी, रेप हो जाएगा। तो ह्यूमन बीइंग में कहां पे डिफाइन किया गया है? सेक्शन 219 और 2 सबसेक्शन 35 रेस्पेक्टिवली, जिसमें मैन और वुमन को डिफाइन किया गया है। किस तरीके से? कि मैन और वुमन ऑफ
एनी एज, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर मैन और वोमन जो होगा वो कोई भी एज के होगा, लेकिन इसके साथ साथ बताते चले, इसके साथ साथ हालांकि ये बता दिया गया है सेक्शन 20 बीएनएस के अंदर कि अगर कोई चाइल्ड है जिसकी एज 7 साल से कम है तो वो डोली इनकैपेक्स होगा, मतलब ही इज अनएबल टू कमिट अ क्राइम, और उसकी जो इम्यूनिटी होगी वो एब्सोल्यूट इम्यूनिटी होगी। तो यानी अगर आपने कोर्ट में ये साबित कर दिया कि जो ऑफेंडर है उसकी एज 7 साल से कम है, तो ये इतना साबित कर देना ये उसके लिए एक एब्सोल्यूट इम्यूनिटी होगी, एंड इट शैल बी कंक्लूसिव प्रूफ, ये कंक्लूसिव प्रूफ होगा। और कोर्ट जो है अपोजिट पार्टी को अलाउ नहीं करेगा एविडेंस दे के ये साबित करने के लिए कि इसकी एज 7 साल से कम है, 6 साल का है लेकिन बहुत समझदार है, बहुत होशियार है। कोर्ट विल नॉट अलाउ एनी अदर एविडेंसेस टू रिबर्ट दिस प्रिजम्पशन, सो द प्रिजम्पशन शैल बी कंक्लूसिव प्रिजम्पशन। तो ये एक कंक्लूसिव प्रिजम्पशन होगा, ठीक है। कंक्लूसिव होगा यानी कोर्ट अलाउ नहीं करेगी अपोजिट पार्टी को कि इसको डिसप्रूव कर दे। तो हालांकि बोला गया है मैन और वुमन में कोई भी एज के, लेकिन उसके बाद ही बता दिया गया है 7 साल से नीचे का जो बच्चा होगा वो ऑफेंस नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे बोल दिया गया नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगर एनिमल्स, पहले जमाने में एनिमल्स को सजा दी जाती थी, लेकिन अब हम लोग जानते हैं कि एनिमल्स कैन नॉट फॉर्म द रिक्विजिट क्रिमिनल इंटेंट। तो सिंस एनिमल्स कैन नॉट फॉर्म द रिक्विजिट क्रिमिनल इंटेंट, अभी अगर एनिमल जो है किसी का कुछ गलत करता है, फॉर एग्जाम्पल किसी का पालतू कोई जानवर है, तो जो ओनर होगा उसका ही शैल बी लाइबल अंडर सेक्शन 291 बीएनएस, जो भी हम लोगों ने देखा है 6 महीने तक की सजा, 5,000 रुपए तक का फाइन, ये दोनों, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दूसरा एलिमेंट है क्राइम का मेंस रिया। मेंस रिया क्या मतलब हुआ? मेंस का मतलब माइंड, रिया का मतलब गिल्टी। माइंड जो गिल्टी हो, गिल्टी माइंड यानी क्रिमिनल इंटेंट, ठीक है। तो मेंस रिया का होना जरूरी है, क्योंकि जब भी इंसान कोई क्राइम करता है तो उसके लिए गिल्टी माइंड फॉर्म करता है कि नहीं। मान लीजिए कि कोई इंसान खड़ा हुआ है ट्रेन पे, हमने उसको जरा सा साइड किया, वो ट्रेन के नीचे गिर गया, तो क्या आप कहोगे कि सर का मेंस रिया था, क्रिमिनल इंटेंट था उसको जान से मारने की? आप कहोगे नहीं 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 सर, तो उसको किनारे कर रहे थे, वो गलती से गिर गया, ठीक है। उसी तरीके से हमने किसी से, अपने दोस्त को मजाक में ऐसे धक्का दिया, उसका पैर लड़खड़ाया, वो गिरा, नीचे कील निकली थी, कील उसके सर पे लग गई, मर गया, तो क्या आप कहोगे कि मैं उसको मारना चाहता था? आप कहोगे नहीं सर ने तो ऐसे ही उसको दोस्ती में बस खाली हल्के से पुश किया, वो गिर गया, उसको चोट लग गई। तो मतलब मेरा मेंस रिया नहीं था, गिल्टी माइंड नहीं था, मेरी क्रिमिनल इंटेंट नहीं थी। ये चीज क्राइम होने के लिए एसेंशियल होती है, ये चीज होना जरूरी होता है कि मेरा मेंस रिया था, हमने जो काम किया है गिल्टी माइंड से करा है। समझ में आ गया? तो इसीलिए हमारे पास एक मैक्सिम है, एक्टस नॉन फेसिट रियूम निसी मेंस रिया। एन एक्ट अलोन, कोई भी एक्ट अलोन डज नॉट मेक अ मैन गिल्टी। किसी का, इंसान का कोई एक्शन से कोई इंसान गिल्टी नहीं हो जाता है जब तक उसकी इंटेंशन भी ना हो, जब तक उसकी नियत भी ना हो। आइए अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए आर वर्सेस टॉल्सन 1889 का केस है। आर वर्सेस टॉल्सन के अंदर क्या हुआ था कि एक औरत थी, उनकी शादी हुई थी, उनकी शादी होने के बाद उनका जो हस्बैंड है वो कहीं चला गया, वो एक नाव से एक जगह चला गया, और बाद में न्यूज आई कि वो नाव जो है डूब गई। अब वो जो औरत थी उन्होंने काफी टाइम तक वेट किया, तकरीबन 6वें साल तक उन्होंने वेट किया अपने हस्बैंड के आने का, लेकिन हस्बैंड नहीं आया, डिसअपियर हो गया। अब आम तौर पे जो लॉ है उस लॉ के हिसाब से उन्हें तकरीबन 7 साल तक इंतजार करना था। उन्होंने 6 साल तक इंतजार करा, उसके बाद दूसरी शादी कर ली। जब दूसरी शादी करी, हस्बैंड आ गया, आके उसने बाईगैमी के लिए प्रोसिक्यूट कर दिया कि तुमने बाईगैमी करा, शादी में होने के दौरान दूसरी शादी कर ली, तुम्हें 7 साल तक वेट करना चाहिए था। तो कोर्ट ने यहां पे क्या देखा? कोर्ट ने ये पाया कि एन ऑनेस्ट एंड रीजनेबल बिलीफ, कोर्ट ने पाया कि जो मिसेस टॉल्सन थी उनकी जो बिलीफ थी वो ऑनेस्ट थी। लोगों ने उनको बताया, उनके पास न्यूज आई कि वो नाव डूब गई है और 6 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ऑनेस्ट और रीजनेबल बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट्स दैट हर हस्बैंड वाज डेड इज अ डिफेंस। तो ये डिफेंस क्यों? क्योंकि शी डिड नॉट हैव द रिक्विजिट मेंस रिया, रिक्विजिट क्रिमिनल इंटेंट। तो उसकी रिक्विजिट क्रिमिनल इंटेंट नहीं थी इस काम को करने के लिए। तो कोर्ट ने माना कि ये एक डिफेंस है। द ऑफेंस वाज नॉट वन ऑफ द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। तो मेंस रिया इज जनरली रिक्वायर्ड अनलेस क्लियरली एक्सक्लूडेड बाय स्टैट्यूट। आर वर्सेस प्रिंस का एक केस है, ये सारे इंग्लिश केसेस हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर हम लोग देखेंगे कि ये इंडिया में कैसे अप्लाई होते हैं। आर वर्सेस प्रिंस 1875, इसके अंदर भी क्या हुआ? हेनरी प्रिंस जो था, एक लड़की उसने देखा, एक लड़की जिसकी एज 16 साल से कम थी, उसकी एज 14 साल के करीब थी और दिखने में थोड़ा बड़ी लगती थी।
और उस लड़की ने बताया कि मैं 16 साल के ऊपर हूँ, लड़के से बताया। लड़के ने क्या करा, उसको लेके चला गया उसके घर से। अब उस जगह पे उस लॉ के हिसाब से वहां पे ये क्राइम था कि अगर कोई इंसान जो है किसी लड़की को जो जिसकी एज 16 साल से कम है बिना उसके फादर के परमिशन के अगर लेके जाता है तो ये क्राइम हो जाएगा। अब जब हेनरी प्रिंस लेके गया, इनको प्रोसिक्यूट किया गया, तो इन्होंने कहा कि मुझे क्या पता कि उसकी एज कम है, मैं तो यही सोच रहा था, क्योंकि उसने खुद कहा कि वो 18 साल की है और वो देखने में वाकई में बड़ी लग रही थी काफी ज्यादा। लेकिन वहां पे ब्लैकबर्न ने ये बोला, जो जस्टिस ब्लैकबर्न थे, उन्होंने उसके इस डिफेंस को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो पर्पस है कानून बनाने का वो क्या है कि प्रोटेक्ट किया जा सके चिल्ड्रन को एक एज से कम होने पे, कि उनको कोई लेके ना जा पाए, उनकी हिफाजत करना है। तो ये एक लॉ है जो स्ट्रिक्ट है, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अप्लाई हो रही है। इससे मैटर नहीं करता तुम क्या सोच रहे थे। तो अब देखिए यहाँ पे नई चीज हमें पता चली कि जनरल रूल ये है कि कोई भी क्राइम करने के लिए वी नीड टू हैव अ requisite criminal intent, we need to have mens rea, but in spite of that there are some offenses, those offenses are actually governed under the principle of strict liability. So even though the person does not have the requisite criminal intent, still he will be liable. Why? Because the law जो है that does not require the criminal intent. लॉ ये नहीं कह रहा कि आपकी ये इंटेंट हो या ना इंटेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चला रहे हो, आपने कहीं रॉन्ग जगह पे गाड़ी पार्क कर दी, चालान आ गया। आप गाड़ी तेज चला रहे हो, चालान आ गया। कभी आपसे ये पूछा जाता है, आपको मौका दिया जाता है सुनने का कि आपको जब चालान कर दिया गया है, आपको हमें मालूम ही नहीं था कि यहाँ पे पार्किंग है, हमें क्या पता कि यहाँ पे आके चालान कर दिया जाएगा या यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी करी जा सकती है। तो यानी कुछ ऐसे लॉज हैं जिनमें क्रिमिनल इंटेंट मैटर नहीं करती है। तो उसी तरीके से स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का भी केस हो गया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये भारत में ये मेंस रिया कैसे अप्लाई होता है, ये क्रिमिनल इंटेंट वाला पार्ट कैसे अप्लाई होता है। देखिए इंग्लिश लॉ के अंदर तो इसके ऊपर अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट है। अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट ये है कि उनमें से एक स्कूल ये कहता है कि मेंस रिया जो है, हम जैसे जैसे प्रोविजंस दिए गए हैं, जैसे प्रोविजन यानी स्टैट्यूट में लॉ को जैसे डिफाइन किया गया है, यानी ऑफेंस को जैसे डिफाइन किया गया है, हम उसको लिटरली वैसे पढ़ेंगे। अगर उसमें मेंस रिया नहीं दिया गया तो हम मेंस रिया नहीं फॉलो करेंगे, अगर दिया गया तो हम फॉलो करेंगे। एक तो ये व्यू हो गई। दूसरी व्यू ये कहती है कि स्टैट्यूट के अंदर, ऑफेंस के अंदर जहां पे डिफाइन किया गया है ऑफेंस, भले ही वहां पे रिक्विजिट क्रिमिनल इंटेंट की बात करी गई हो ना करी गई हो, ये प्रेज्यूम है कि उसके अंदर रिक्वायरमेंट है मेंस रिया का। आप चाहे उसके अंदर डेफिनेशन में लिखो या ना लिखो, हम मान के चलेंगे कि वो इंप्लाइड है, मेंस रिया तो होना ही होना है, अनलेस कि डायरेक्ट तौर पे उसको एक्सक्लूड किया गया हो। ये दो व्यू है इंग्लिश लॉज में। ठीक है, ये दो थी शुरू में, लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं करा गया। भारत के अंदर क्या कर दिया गया है, बीएनएस के अंदर जो क्रिमिनल इंटेंट है उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड्स यूज कर दिए गए हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल अब जब चोरी करी जाती है तो चोरी के लिए यह कहा गया है कि कोई एक इंसान दूसरे इंसान की मूवेबल प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली मूव करता है। तो डिसऑनेस्टली का मतलब उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन होगी, रॉन्गफुल गेन करना चाह रहा होगा। तो हमारे बीएनएस जब आप पढ़ेंगे ऑफेंसेस, तो उसके अंदर ज्यादातर सारे ऑफेंसेस में आप पाएंगे कि मेंस रिया के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल कर दिया गया है। तो यानी इससे क्या पता चला कि हमारे यहाँ मेंस रिया की जो डॉक्ट्रिन है वो पूरे तरीके से अप्लाई होती है। अगर मेंस रिया नहीं होगा तो आप एग्जेम्प्ट हो जाओगे क्रिमिनल लाइबिलिटी से। जैसे देखिए हमारे आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे जो डिनोट करते हैं मेंस रिया को। जैसे आप देखिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है वॉलेंटरी, किसी ने वॉलेंटरी करा है। ठीक है, रीजन टू बिलीव, उसके साथ साथ किसी ने फ्रॉडलेंटली करा है, किसी ने डिसऑनेस्टली करा है। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो बीएनएस के अंदर डिफाइन कर दिए गए हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो डिनोट करते हैं मेंस रिया को पर डिफाइन नहीं किए गए, जैसे कि करप्टली, मैलिग्नेंटली, मैलिशियसली, वैंटनली, रैशली एंड नेग्लिजेंटली आर यूज्ड ओकेजनली बट नॉट डिफाइंड इन द कोड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और समझ लेते हैं। ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि क्रिमिनल इंटेंट होना जरूरी है। कोई भी ऑफेंस आप करते हो तो उससे पहले क्रिमिनल इंटेंट होगी ना। कोई इंसान अगर किसी को मारना चाहता है तो क्रिमिनल इंटेंट बनाएगा ना कि इसको मारना है या इसको मार देंगे। एक क्रिमिनल इंटेंट बनाता है, वो इंटेंशन हो गई। अब फिर इंटेंशन और मोटिव में फर्क क्या है, अब इसको समझिएगा। इंटेंशन जो होती है वो हमारे इमीडिएट एक्शन को गवर्न करती है। मोटिव जो होता है वो हमारे अल्टीरियर ऑब्जेक्ट को बताता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को मारा जान से,
ए की क्या नियत थी? जान से मारना। मोटिव क्या था? बदला लेना। फिर से समझिएगा, ए ने बी को जान से मारा। अब हम लोग सवाल पूछेंगे कि जानबूझ के मारा है मतलब कि इंटेंशनली मारा है या एक्सीडेंटली मारा है। तो अगर पता चला कि इंटेंशनली मारा है तो भाई इंटेंशनली मारा है, दैट इज इंटेंशन, जानबूझ के मारा है उसने। अब दूसरा सवाल आपको, अच्छा अच्छा ठीक है मान गए जानबूझ के मारा है, काहे मारा है? तो क्या बताएंगे? पुरानी दुश्मनी थी, दैट इज मोटिव। समझ में आ गया? तो ये एलिमेंट्स ऑफ क्राइम का पार्ट नहीं है, ये एलिमेंट्स ऑफ क्राइम का पार्ट है। इवन दो मोटिव इज रिलेंट अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट इन सेक्शन 8 और सेक्शन 6 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर उसी तरीके से एक्टस रियस, एक्टस का मतलब एक्शंस, रियस का मतलब वो एक्शंस जो लॉ के द्वारा फॉरबिडन हो। ठीक है, अब देखिए बीएनएस के अंदर जितने भी ऑफेंसेस दिए गए हैं उन ऑफेंसेस के अंदर आपको दो पार्ट मिलेगा। उसका क्या पार्ट मिलेगा? एक पार्ट मिलेगा मेंस रिया वाला और एक पार्ट मिलेगा एक्शन वाला। एक एग्जांपल देते हैं आपको। जब आप चोरी के बारे में पढ़ोगे बीएनएस में कि चोरी की डिफिनेशन, तो आप देखिएगा इसके दो पार्ट हैं। एक लिखा हुआ है कि हु एवर डिसऑनेस्टली, अब देखिए डिसऑनेस्टली क्या है? मेंस रिया, हु एवर डिसऑनेस्टली। ठीक है, हु एवर डिसऑनेस्टली ये क्या हो गया? मेंस रिया वाला पार्ट। अब देखिएगा एक्टस रियस इसके अंदर क्या है? हु एवर डिसऑनेस्टली, अगर कोई इंसान डिसऑनेस्टली क्या करता है? अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को मूव करता है किसी के पोजीशन से बिना उस जिस पर्सन के पोजीशन में बिना उसकी कंसेंट के, तो ये क्या हो जाएगा? चोरी हो जाएगी। तो दो चीजें मिली, उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो, क्योंकि भाई ऐसे तो मान लीजिए पेन रखा हुआ है, हमने उठाया, अरे ये तो मेरा पेन है, रख लिया, बट मेरी डिसऑनेस्ट इंटेंशन थोड़ी है, अरे तो हमने लगा मेरा पेन है, मेरी डिसऑनेस्ट इंटेंशन थोड़ी नहीं है। इसीलिए उसमें कहा गया डिसऑनेस्ट इंटेंशन। डिसऑनेस्ट का मतलब रॉन्गफुल गेन, गलत तरीके से फायदा अपने आप को पहुंचाना। तो अगर ऐसे देखा, पेन उठाया, ये क्या हो गया है? पता है हमारा नहीं है फिर भी ले लिया ताकि फायदा हो जाए, डिसऑनेस्ट। तो ये क्या हो गया? मेंस रिया वाला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या लिखा हुआ? मूव्स दैट प्रॉपर्टी, मूव करना। तो उसी तरीके से ये जो मूव करना क्या है, ये उस डेफिनेशन के अंदर एक्टस रियस हो गया। समझ में आ गया? हर ऑफेंसेस जितने भी डिफाइन किए गए हैं सबका एक मेंस रिया वाला पार्ट है, उसका एक्शन, उसमें जो एक्शन बताया गया है कि वो आदमी क्या करता है जो ये ऑफेंस हो जाता है, वो क्या करता है जब वो ऑफेंस हो जाता है। समझ आ गया आपको? ये हो गया एक्टस रियस। एक्टस रियस के लिए कोई ह्यूमन कंडक्ट होना चाहिए, द रिजल्ट ऑफ सच कंडक्ट इन द स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस, प्लस एक्टस रियस के लिए जो कंडक्ट किया जा रहा है उसका रिजल्ट भी आना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि मर्डर के लिए हम मर्डर के लिए तभी कहेंगे किसी इंसान ने एक्टस रियस किया जब सामने वाला मरेगा। भाई हमने किसी को मारा पर वो नहीं मरा, तो आप कैसे कह दोगे कि हमारा एक्टस रियस कंप्लीट हो गया? एक्टस रियस कहां कंप्लीट हुआ? इनकम्प्लीट रह गया। तो मर्डर के लिए एक्टस रियस पूरा कंप्लीट तभी होगा जब हमने किसी को मारा वो मर जाए। बात समझ में आ गई? तो हर डिफिनेशन हर ऑफेंसेस के हिसाब से अलग अलग एक्टस रियस है और अलग अलग मेंस रिया के लिए एक्सप्रेशन इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, इंटेंशन और नॉलेज सबसे टॉप लेवल का मेंस रिया है। थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देते हैं। सबसे टॉप लेवल का मेंस रिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है? सबसे ऊपर इंटेंशन का वर्ड इस्तेमाल होगा, इंटेंशनली, उसके बाद नॉलेज। इसीलिए मर्डर जब आप पढ़ेंगे तो मर्डर के अंदर सिर्फ यही दोनों इस्तेमाल हुए हैं, इंटेंशन और नॉलेज। मर्डर जो है कोई और एक्सप्रेशन से साबित नहीं होता है, रीजन टू बिलीव, फ्रॉडलेंटली, डिसऑनेस्टली, नहीं। मर्डर के लिए सिर्फ दो मेंस रिया का एक्सप्रेशन इस्तेमाल हुआ है, इंटेंशन और नॉलेज। तो इंटेंशन और नॉलेज सबसे टॉप लेवल के मेंस रिया है, इसलिए वो मर्डर जैसे ऑफेंसेस के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, जैसे कि ये नहीं लिखा है रीजन टू बिलीव, वो नहीं लिखा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा चौथा एलिमेंट इंजरी टू ह्यूमन बीइंग, उसके साथ साथ कोई इंजरी पहुंचनी चाहिए ह्यूमन बीइंग को। इंजरी को सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में डिफाइन किया गया है कि इंजरी का मतलब क्या होता है? इंजरी का मतलब कोई हार्म जो इलीगली कॉज किया जाए किसी इंसान के, किसी पर्सन को, उसकी बॉडी में, माइंड में, रेपुटेशन में और प्रॉपर्टी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शंस हमने आपको बता दिया, मेंस रिया के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ ऑफेंसेस, जैसे पब्लिक न्यूसेंस, पब्लिक आप न्यूसेंस करते हो, क्रिमिनल लाइबल, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बाईगैमी, किडनैपिंग, हमारे यहाँ बाईगैमी, किडनैपिंग ये और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के केस, ये सारे जो हैं ये एक्सेप्शंस होते हैं मेंस रिया के। आगे
एक चीज और समझने वाली है, ये भी आप कह सकते हैं कि ये भी एक एक एक्सेप्शन है मेंसरिया का। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आपको लॉ नहीं रखना। पता, मान लीजिए कि भारत के अंदर कोई कानून बना है किसी स्पेसिफिक दवा को लेके, क्योंकि वो दवा ड्रग्स का भी काम करती है, तो उस दवा को सिवाय मेडिकल स्टोर के अलावा कोई भी इंसान के पास नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मेडिकल स्टोर या हॉस्पिटल्स, आम लोगों के लिए नहीं है। अब आपको नहीं पता था, आपने उस दवा को अपने पास रख लिया। अब अगर आपने उसके पास रख लिया, अब आप कहोगे अरे हमें क्या पता ऐसा कोई लॉ है, ये मतलब हुआ इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो इवन दो यू डिडंट हैव द रिक्विजिट क्रिमिनल इंटेंट बट स्टिल यू विल बी लाइबल। समझ में आ गया आपको? तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ, लॉ अगर आपको नहीं पता है तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं होगा अगर आपको लॉ नहीं पता है। हालांकि हमने आपको बता दिया है कि बीएनएस के अंदर जब आप पढ़ेंगे डेफिनेशंस, आमतौर पर जब आप डेफिनेशंस पढ़ेंगे तो उनके अंदर स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल कर दिया गया जहां से मेंसरिया निकल के आ जाता है, जैसे कि वॉलेंटरली, नोइंगली, इंटेंशनली, विद नॉलेज, रीजन टू बिलीव। तो वहां से पता चल जाता है कि अगर कोई इंसान ने जानबूझ के ऐसा किया है। लेकिन कुछ ऐसे भी लॉ बने होते हैं जिसके अंदर आपके क्रिमिनल इंटेंट की बात नहीं करेगा, वो सीधा ये बोलेगा कि अगर आपने करा आप लाइबल हो जाओगे। जैसे लॉ बना है कि अगर आपने मिलावटी खाना या मिलावटी दूध बेचा आप लाइबल हो जाओगे। आप यहां पे नहीं कहो अरे हमें पता ही नहीं था कि दूध में मिलावट है, हमें पता ही नहीं था कि खाने में मिलावट है, आप लाइबल हो जाओगे। समझ आ गया? आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये आई होप कि हम लोगों का इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारा भारतीय न्याय संहिता है 2023। ये एक्ट का प्रियम्बल कहता है एन एक्ट टू कंसोलिडेट, कंसोलिडेट कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है और अमेंड कर रहा है प्रोविजंस रिलेटेड टू ऑफेंसेस, प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑफेंसेस। ऑफेंसेस आपको समझ में आ गया, ऑफेंसेस किसे बोलते हैं? वो लीगल क्राइम्स जिनको जिनको बीएनएस ने पनिशेबल बनाया है। जिनको ये पनिशेबल नहीं बनाएगा तो उसको ऑफेंस नहीं कहा जाएगा। वो क्राइम हो सकता है, जैसे हमने आपको बताया क्राइम दो तरीके के हो सकते हैं, सोशल मोरल क्राइम्स, उसके साथ साथ लीगल क्राइम्स। लीगल क्राइम्स उन्हीं को कहेंगे जिनको जैसे बीएनएस ने पनिशेबल बनाया। हाँ, बीएनएस के अलावा दूसरे लॉज भी हैं, स्पेशल लोकल लॉज, वो भी पनिशेबल बनाते हैं, ठीक है। तो लीगल क्राइम्स वही होंगे जिसको बीएनएस ने या लोकल या स्पेशल लॉ ने पनिशेबल बनाया होगा, ठीक है। तो इसका नाम है भारतीय न्याय संहिता और ये कब लागू होगा इसके बारे में आपको डिटेल ऑलरेडी है, 1 जुलाई 2024 से ये लागू हो चुका है ऑलरेडी। उसके बाद एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट, सारे लोग लाइबल होंगे पनिशमेंट के लिए अंडर दिस संहिता, इस संहिता के अंदर, एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कंट्रेरी टू द प्रोविजंस देयरऑफ। इस बीएनएस के कंट्रेरी में अगर वो कोई एक्ट या ओमिशन करते हैं तो लाइबल हो जाएंगे इसके अंदर, ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। अब देखिए एक केस है मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1957 का। अब आप देखिएगा कि किस तरीके से ये सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉज भारत के अंदर अप्लाई होता है। अब ये मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1957 का एक केस है। इसके अंदर क्या होता है कि एक पाकिस्तानी था कराची का, उसने भारत के अंदर एक पर्सन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम तुम्हें चावल सप्लाई करेंगे, चावल की थोड़ा शॉर्टेज पड़ गई थी उस टाइम पे, और उनसे कुछ पेमेंट मंगवाई। भारत का जो पर्सन था उसने पेमेंट भेज दिया कराची में। जब पेमेंट चली गई उसके पास तो उसने चावल नहीं भेजा, मतलब आप देखिए क्लियर कट चीटिंग कर दी उसने, चावल नहीं भेजा। और उसके बाद बाद में भाग के वो इंग्लैंड चला गया। जब इंग्लैंड चला गया और इंग्लैंड में उसको पकड़ लिया गया। अब जब उसको पकड़ लिया गया, उसको प्रोसिक्यूट किया गया, तो अब वहां पे उसने क्या ऑब्जेक्शन, क्या डिफेंस उठाया? उसने कहा कि आपका आईपीसी तो भारत में लागू होता है, मैं तो पाकिस्तान में था, तो ये मुझ पर कहां से अप्लाई हो रहा है? जो बंदा आपके इंडिया में ऑफेंस करेगा आप उसको पकड़िए, मैं तो कराची में बैठा हूं, मुझ पर लागू नहीं होगा। लेकिन कोर्ट ने उसके इस डिफेंस को नहीं माना और कोर्ट ने कहा कि आईपीसी के लागू होने के लिए, अब बीएनएस हो चुका है, लागू होने के लिए एक इंसान का भारत में कॉर्पोरियल प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है कि एक इंसान इंडिया में आ जाए। अगर वो भारत से बैठकर कोई ऑफेंस करता है जिसका इफेक्ट भारत में आ जाता है, जिसका इफेक्ट, जैसे देखिए उसने कराची से बैठकर चीटिंग करी, उसका इफेक्ट कहां पे आया? भारत के नागरिक को पड़ा, तो वो जो है उसके ऊपर बीएनएस अप्लाई हो जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए कि कोई इंसान बाहर से चाइना से बैठ के भारत के कंप्यूटर्स को टारगेट करता है, वायरस भेजता है उसके अंदर, वो भी लाइबल हो जाएगा, हालांकि वो चाइना में था उस वक्त। समझ में आ गया आप लोग को? तो कॉर्पोरियल प्रेजेंट होना भारत के अंदर जरूरी नहीं है, कोई फॉरेन के अंदर है, लेकिन अगर उसने कोई चीज टारगेट करी इंडिया के अंदर या इंडिया के किसी सिटीजन को जिसका इफेक्ट भारत की टेरिटरी पे आ गया, तो वो लाइबल हो जाएगा। यही केस है मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1957। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अभी इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे कि बीएनएस या आईपीसी
भारत के अंदर कहाँ कहाँ पे लागू होता है, ये बहुत अहम है। तो आइए आपको एक यहाँ पे इमेज दिखाते हैं, आप देखिए आपको इस इमेज से काफी चीजें क्लियर होंगी। देखिए ये देखिए, मान लीजिए कि ये भारत है, ये भारत की बेस लाइन है, ये मान लीजिए भारत का लैंड है, ये भारत का लैंड है, ये लैंड जा रहा है, ठीक है, भारत की बेस लाइन जा रही है। अब देखिएगा बीएनएस कहाँ कहाँ पे लागू होता है। जो जमीन वाला पार्ट है, मान लीजिए जैसे कि भारत के बगल में समुंदर है, जैसे केरला है बगल में समुंदर है, ठीक है, महाराष्ट्र से जैसे मुंबई है उसके बाद समुंदर है, तो अब मान लीजिए कि ये उसी का एरिया है लैंड वाला, तो जो लैंड वाला पार्ट है भारत का, उसके ऊपर पूरे तरीके से बीएनएस अप्लाई होता है, पूरा फुली कंप्लीटली। अब यहाँ पे ठीक है, अब लैंड के बाहर समुंदर आ गया। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए, अगर गौर करिए कि समुंदर का कुछ पानी जो है लैंड में आ गया है, ये पत्थर यहाँ पे लगा हुआ है साइड से आ गया है, ये समुंदर का पानी। तो इसको हम लोग जो बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल वाटर्स। अगर इसमें मान लीजिए कोई नाव चल रही है और नाव के ऊपर मर्डर हो गया, पूरे तरीके से बीएनएस अप्लाई होगा, क्योंकि ये पूरा सॉवरेन एरिया है भारत का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक लाइन खींची आपको दिख रही होगी, इसको बोलते हैं बेस लाइन। बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स ऊपर जाते हैं हम लोग। 12 नॉटिकल माइल्स जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो ये होता है टेरिटोरियल सी, जिसे हम लोग कहते हैं टेरिटोरियल वाटर। तो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स हम लोग अगर ऊपर जाएंगे, इस 12 नॉटिकल माइल्स में भी पूरे तरीके से बीएनएस अप्लाई होगा। अगर यहाँ पे किसी भी शिप के ऊपर कोई मर्डर होगा, पूरे तरीके से बीएनएस के अंदर वो आ जाएगा, समझ लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको माना जाएगा कि भारत के बाहर हो गया, इस पे भी। उसके बाद आता है कंटिगुअस जोन। इसके बाद अगर हम लोग और फर्दर 12 नॉटिकल माइल जाते हैं तो फिर कंटिगुअस जोन। कंटिगुअस जोन ऐसा होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे पूरे तरीके से तो सारे लॉज नहीं अप्लाई होते हैं, लेकिन कुछ लॉज अप्लाई होते हैं, जैसे पायरेसी से रिलेटेड। अगर कोई शिप यहाँ पे आ जाता है बाहर का, तो भारत उसका कस्टम ड्यूटी ले सकता है, ठीक है, लेकिन सारे लॉज अप्लाई नहीं होते। उसके बाद आ जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वो जगह होती है जहाँ पे भारत जो है वो जाके इकोनॉमिक पर्पस के लिए, जैसे कि वहां से कोई चीज निकालना, समुंदर से मछलियां निकालना, पेट्रोल निकालना, अगर कोई भी चीज होगी वो भारत की होगी। इसके बाद जो है यहाँ पे भी बीएनएस पूरी तरीके से अप्लाई नहीं होता है, यानी बीएनएस यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है पूरे तरीके से। बीएनएस सिर्फ यहाँ से लेके जो 12 नॉटिकल माइल से इसी में पूरे तरीके से अप्लाई होता है। और इसके बाद आप देखेंगे तो ये इंटरनेशनल वाटर्स आ जाता है, तो ये तो किसी की टेरिटरी होती नहीं है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से बोला गया है इसके सबसेक्शन 4 में कि एनी पर्सन लाइबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया। अगर इंडिया के बियॉन्ड उसने कर दिया, मान लीजिए कि कोई मिलिट्री पर्सन है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि कोई नेपाल का है मिलिट्री पर्सन और उसने बाहर जाके ऑफेंस कर दिया, तो उसको डील इसी तरह से किया जाएगा जैसे वो ऑफेंस उसने इंडिया के अंदर करा है। उसके साथ साथ द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता, यानी ये बीएनएस जो है, ये बीएनएस जो है किनके ऊपर लागू होगा। अब देखिएगा अहम, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। भारत के सारे, यहां पे सिटीजन की बात हो रही है, सिटीजन की बात करी गई है, भारत के हर सिटीजन के ऊपर बीएनएस अप्लाई होगा, चाहे वो भारत के अंदर ऑफेंस करे या भारत से बाहर जाके भारत का सिटीजन कहीं ऑफेंस करे। तो अगर यदि इंडिया से बाहर जाके फॉर एग्जाम्पल यूएई में कोई ऑफेंस करता है इंडियन सिटीजन, तो बीएनएस उसके ऊपर लागू हो जाएगा और उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है इसके ऑफेंसेस में, ठीक है। अब आप पूछोगे कि सर अगर कोई बाहर चला जाता है तो कैसे बुलाया जाएगा उसको। आपको पता है एक्सट्रेडिशन होता है हमारे यहाँ, एक्सट्रेडिशन के जरिए हम लोग वापस बुलाते हैं। यहाँ पे सिटीजन लिखा है, अब लिखा है उसके अलावा एनी पर्सन, अब यहाँ पे पर्सन आ गया तो मतलब सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों आ गए इसके अंदर। एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर इन इंडिया वेर एवर इट मे बी। अब मान लीजिए कि कई बार आपने देखा होगा कि नाव जो है निकल के जाती है, मान लीजिए कि यहाँ से नाव चली, नाव निकल के अपना चलती चली जा रही है, ऊपर चलती चली जा रही है, इस एरिया में आ गई जहाँ पे बीएनएस अप्लाई ही नहीं होता है। मान लीजिए भारत से कोई शिप निकली और शिप निकल के मान लीजिए जा रही है सऊदी अरेबिया या कहीं और, अब वो यहाँ से निकलती हुई जा रही है, अब वो यहाँ पे आ गई, यहाँ पे तो बीएनएस अप्लाई नहीं होता है, लेकिन वो शिप जो है भारत के अंदर रजिस्टर्ड है। अगर वो भारत के अंदर रजिस्टर्ड होगा, उस शिप के ऊपर अगर कोई भी इंसान ऑफेंस करेगा, चाहे सिटीजन या नॉन सिटीजन, उसके ऊपर भी बीएनएस अप्लाई हो जाएगा। अगर वो फॉरेनर हुआ और उस ये शिप यहां पास होगी तो भी बीएनएस अप्लाई हो जाएगा। इसीलिए आप देखिए यहां पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है एनी पर्सन और यहां पे इस्तेमाल हुआ एनी सिटीजन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड। अभी हमने आपको बताया कि कोई इंसान चाहे भारत के अंदर हो या भारत के बाहर, अगर भारत के कंप्यूटर रिसोर्सेज को टारगेट करता है, चाइना से बैठ के मान लीजिए कोई कर रहा है, तो उसके ऊपर भी बीएनएस अप्लाई हो जाएगा।
ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इफ कमिटेड इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस संहिता। जैसे देखिए, ए हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ए एक सिटीजन है इंडिया का, कमिट्स मर्डर इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, मर्डर कमिट करता है फॉर एग्जाम्पल इंडिया के बाहर, ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर, उसको कन्विक्ट किया जा सकता है, ट्राई भी किया जा सकता है, कन्विक्ट किया जा सकता है इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड, जहां पे भी उसको पाया जाएगा वहां पे उसको ट्राई करके कन्विक्ट किया जा सकता है। आगे, नथिंग इन दिस संहिता शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट, कह रहा है कि अब ये जो संहिता है ये उन बहुत सारे लॉज को अफेक्ट नहीं करेगा, यानी अगर कोई और लॉज बने हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ स्पेशल लॉज हैं जो गवर्न कर रहे हैं किस चीज को, डिजर्शन ऑफ ऑफिसर्स, आर्म्ड फोर्सेस के जैसे डिजर्शन ऑफ ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स, एयरमैन, उनकी सर्विस से रिलेटेड जो लॉज होते हैं कि कोई डिजर्ट करके भाग जाए अपनी सर्विस को, तो उनको ये अफेक्ट नहीं करेगा, उनके जगह पे उनके जो लॉज होंगे वो वहां पास अप्लाई होंगे। सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द प्रोविजन ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ। ठीक है, आगे अब इसका डेफिनेशन वाला पार्ट शुरू होता है। सेक्शन 2 जो है वो है इसका डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं अब इसकी डेफिनेशन के बारे में। अब इसकी डेफिनेशन में अरेंजमेंट काफी सही कर दिया गया है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है ताकि याद करना आसान हो जाएगा। तो देखिए, डेफिनेशन में सबसे पहले डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में एक्ट, बोला गया है जब भी कहीं भी वर्ड आएगा एक्ट तो उसके अंदर सीरीज ऑफ एक्ट्स भी आ सकते हैं और वो सिंगल एक्ट भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी एक ने पकड़ा, दूसरे घूसे पे मारता चला जा रहा है 10 20 15 मतलब 100 मरतबा 50 मरतबा मार दिया, तो हम लोग कहेंगे, जैसे मान लीजिए अगर सामने वाला ग्रीवस हर्ट होता तो हम कहेंगे ग्रीवस हर्ट करा, इवन दो ये सीरीज ऑफ एक्ट्स थे। और ये भी हो सकता है कि एक ही खाली पंच मारा, तो कहा गया कि अगर एक्ट कहीं भी लिखा है तो उसमें सीरीज ऑफ एक्ट्स भी हो सकते हैं और सिंगल एक्ट भी हो सकता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, एनिमल अगर आएगा तो एनिमल का मतलब कोई भी लिविंग क्रिएचर अदर देन ह्यूमन बीइंग। चाइल्ड का मतलब जिनकी एज अभी 18 साल से कम है। काउंटरफीट का क्या मतलब होता है, काउंटरफीट का मतलब कि जैसे कि कोई जैसे कि काउंटरफीट नोट्स करे जाते हैं, जैसे एक जैसे दूसरी चीज को मिलता जुलता बनाया जाता है, जैसे नकली नोट बनाना, तो वहां पे क्या कहा जाता है, काउंटरफीट करना। तो ये कह रहा है कि अ पर्सन इज सेड वन थिंग टू रिजेंबल अनदर, ये कह रहा है एक इंसान को कहा जाएगा कि उसने एक चीज को दूसरे की तरह मिलते जुलते बनाया है, अगर इंटेंडिंग, देखिए इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेंबलेंस, कि वो उसने इसलिए ऐसा बनाया है ताकि उसके जरिए वो डिसेप्शन प्रैक्टिस कर सके, धोखा दे सके, और नोइंग इट टू बी लाइकली, या उसको इस बात की नॉलेज है कि इससे आसानी से किसी को भी डिसेप्शन यानी डिसीव, धोखा दिया जा सकता है। आगे बोला गया है कि अगर आप कोई नकली चीज बनाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट कॉपी हो। ठीक है, इट इज नॉट एसेंशियल टू काउंटरफीटिंग दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट, जरूरी नहीं है। अब जरूरी थोड़ी है कि नोट जो है आपने बनाया हो वो एकदम एग्जैक्ट वैसा हो। ठीक है, ये मैटर नहीं करता है। When a person causes one thing to resemble another thing and the resemblance is such that the person might be deceived, अब explanation 2 कह रहा है, अगर मान लीजिए कि आपने कोई ऐसी चीज बनाई, एक नोट ऐसा बनाया दूसरे नोट की तरह कि बिल्कुल हू बहू वैसे ही दिख रहा है, तो वहां पे प्रिजम्पशन ये अराइज हो जाएगा कि रिजेंबलेंस दैट शैल बी प्रिज्यूम्ड अंटिल कंट्रेरी इज प्रूव्ड दैट द पर्सन सो कॉजिंग, कि जिसने वो नोट बनाया है वन थिंग टू रिजेंबल द अदर, वो क्या चाह रहा था उसके जरिए, ताकि वो डिसेप्शन प्रैक्टिस कर सके, अपने आप से इसका प्रिजम्पशन आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोर्ट, कोर्ट का मतलब क्या होता है, कोर्ट का मतलब होता है जज, जिसको लॉ के द्वारा एम्पावर किया गया है, चाहे वो जुडिशली अलोन हो, लॉ के द्वारा एम्पावर्ड टू एक्ट जुडिशली अलोन, और अ बॉडी ऑफ जजेस हो which is empowered by law to act judicially as a body when such judge or body of judge is acting judicially। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेथ का मतलब, जब डेथ वर्ड आएगा तो डेथ का मतलब ह्यूमन बीइंग की डेथ, अनलेस की कॉन्टेक्स्ट से किसी और की बात हो रही हो, अदरवाइज जब भी डेथ की बात आएगी तो डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग, ना कि एनिमल। डिसऑनेस्टली, अभी हमने आपको बताया था, तो डिसऑनेस्टली का मतलब कभी आता है तो ये कब सेंस में आता है, डिसऑनेस्टली हमेशा प्रॉपर्टी के रेफरेंस में आता है, कि किसी की प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली ले लिया। डिसऑनेस्टली मतलब कि गलत नियति से, गलत, एक तो सही नियत होती है, जैसे हमने पेन देखा, हमने कहा अरे ये तो मेरा पेन है, इसी से तो हम बोर्ड पे लिखते हैं, चलो रख लेते हैं, पता चला आपका था, ये मेरी डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं थी। ठीक है, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में डिफाइन किया गया डिसऑनेस्टली मींस डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन, इस इंटेंशन से करना कि एक पर्सन को रॉन्गफुल गेन करवा दें और दूसरे को रॉन्गफुल लॉस करवा दें। अब बहुत सारे ऑफेंसेस हैं इसके अंदर जिसके अंदर वर्ड डिसऑनेस्ट का इस्तेमाल हुआ है, जैसे थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती,
क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये सारे ऑफेंसेस हैं जिसके अंदर जो डिसऑनेस्ट इंटेंशन है यानी डिसऑनेस्टली का जो मेंस रिया है वो इस्तेमाल हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, अब हम लोग जनरली आमतौर पर डॉक्यूमेंट क्या जानते हैं कि कोई कागज है जिसमें पेन से कुछ लिखा हो या कोई चीज टाइप हो, आमतौर पे ये डॉक्यूमेंट है। लेकिन इसकी डेफिनेशन काफी वाइड है। डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी चीज आ सकती है। अगर किसी चीज को इस्तेमाल किया गया है जिस पे कोई मार्क बनाया गया होगा, कुछ लिखा गया होगा, साइन बनाई गई होगी, कुछ उसके ऊपर कुछ नक्काशी करी गई होगी, तो अब ऐसा तो है नहीं कि खाली पेपर के ऊपर ही लिखा जाता है, बहुत सारी चीजें इसके ऊपर भी लिखा जा रहा है, टैबलेट पे लिखा जा रहा है, दीवार पे लिखा जा सकता है। मान लीजिए कि कोई इंसान है, विक्टिम है, उसको किसी ने मारा, उसने अपने खून से दीवार पे कातिल का नाम लिख दिया। तो लिखना मैटर करता है और किस चीज के ऊपर लिखा गया है ये भी मैटर करता है भाई। मतलब जिन जिन चीजों के ऊपर आप लिख सकते हो बिल्कुल उसको डॉक्यूमेंट की तरह माना जा सकता है। तो ये वैसे ही डिफिनेशन है, काफी वाइड है। किसी तरीके से लिखा गया हो, किसी चीज पे लिखा गया हो, कोई मैटर नहीं करता है। देखिए क्या कह रहा है कि डॉक्यूमेंट का मतलब कोई मैटर जिसको एक्सप्रेस किया गया हो या डिस्क्राइब किया गया हो किसी भी सब्सटेंस पे। पेपर नहीं लिखा है, सब्सटेंस। सब्सटेंस में क्या? कोई मेटल हो सकता है, ईंट, पत्थर, जमीन, दीवार, कुछ भी। चाहे उसमें कुछ लेटर्स के जरिए लिखा हो, कोई फिगर्स बनाई हो, कुछ मार्क्स लिखा हो, या उनके जरिए ज्यादा चीजें करी गई हो। जैसे आपने चेक के अंदर देखा है, चेक के अंदर लेटर्स भी लिखा रहता है, 2 लाख रुपीज, फिगर्स भी बना रहता है। हमने एक फिगर्स भी बना दिया उसके अंदर, 2 लाख रुपीज, मार्क्स भी बना दिया, जैसे साइन कर दिया। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड भी आ जाएगा। इंटेंडेड टू बी यूज और विच मे बी यूज एज एविडेंस, इस नियति से या जिसको यूज किया जा सकता है एज एन एविडेंस। आगे बोला गया इट इज इमेटेरियल बाय व्हाट मींस और अपॉन व्हाट सब्सटेंस लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स आर फॉर्म। कहा गया इससे मैटर नहीं करता कि आपने कौन सा मींस लिया, आपने पेन से लिखा है, आपने स्केच से लिखा है, आपने मार्कर से लिखा है, आपने किसी से स्क्रैच कर करके लिखा है, मैटर नहीं करता है। आपने लेटर लिखा है, फिगर्स बनाया, मार्क्स लिखा है, कोई मैटर नहीं करता। और वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर और मे बी यूज इन कोर्ट और नॉट, ये भी मैटर नहीं करता है कि आपने वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर, एविडेंस के लिए इंटेंट किया हो। बहुत बार बहुत सारी चीजें हम लोग लिख लेते हैं, जैसे हमने आपके साथ कोई एग्रीमेंट कर लिया, चलो रेंट एग्रीमेंट कर लिया, जरूरी नहीं कि इसको कोर्ट में इस्तेमाल किया जाए या एविडेंस के लिए इस्तेमाल किया जाए। हम लोगों ने इसलिए लिख लिया है ताकि फ्यूचर में कहीं पे कोई डाउट होगा कि हमारे आपके बीच में क्या तय हुआ है तो हम लोग इसको रिफर कर पाए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे बोला गया है राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, तो डॉक्यूमेंट है। अगर मान लीजिए उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट का के लिए विच मे बी यूज एज एविडेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अ डॉक्यूमेंट। अ चेक अपॉन अ बैंकर, ये भी डॉक्यूमेंट। पावर ऑफ अटॉर्नी इज अ डॉक्यूमेंट। मैप और प्लान, राइटिंग कंटेनिंग डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन इज अ डॉक्यूमेंट। एक्सप्लेनेशन 2 कह रहा है वॉट एवर इज एक्सप्रेस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स एज एक्सप्लेन बाय मर्केंटाइल और अदर यूजेज शैल बी डीम टू बी एक्सप्रेस बाय सच लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन although the same may not be actually expressed। अब ये कह रहा है एक्सप्लेनेशन 2 कि आमतौर पे लेन देन के लिए आपने देखा होगा ट्रेड में अक्सर बहुत सारे साइन का इस्तेमाल कर दिया जाता है। जैसे देखिए जब कोई सामान भेजा जाता है, जैसे हम अपना कोई सामान आपके पास भेजें, अब ये सामान जो है ये आसानी से टूट सकता है, तो उसके लिए फ्रेजाइल होने के लिए एक लोगो बना दिया जाएगा। तो ये कह रहा है कि कोई भी लेटर, फिगर्स और मार्क्स इस्तेमाल किया जाता है जो मर्केंटाइल और अदर यूजेज में चलता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि चेक है, चेक के पीछे नाम लिख दिया ताकि जिसको ये मिलेगा ये उसका हो जाएगा, तो यानी वो उससे पैसा कैश करवा सकता है। तो जो चीज़ ट्रेड में चलती भले ही आम लोगों को वो समझ में ना आए उसको भी डॉक्यूमेंट माना जाएगा। ठीक है, वही इलस्ट्रेशन में दिया गया है। अब इसका सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 फ्रॉडलेंटली। फ्रॉडलेंटली अभी हमने आपको बताया कि फ्रॉडलेंटली का मतलब कोई भी चीज करना विद इंटेंशन टू डी फ्रॉड। तो फ्रॉडलेंटली का मतलब जहां पे इंटेंशन हो डी फ्रॉड। अब ध्यान रखिएगा, अभी इससे पहले हम लोगों ने देखा था डिसऑनेस्टली, अब क्या आया है फ्रॉडलेंटली। फर्क क्या है दोनों में? देखिए डिसऑनेस्टली का मतलब ये होता है गलत तरीके से फायदा लेना, गलत तरीके से फायदा हासिल करना। ठीक है, गलत तरीके से फायदा हासिल करना। हम कह सकते हैं कि डिसऑनेस्टली के अंदर जो होता है गलत तरीके से फायदा लिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन फ्रॉडलेंटली के अंदर क्या है? धोखा, धोखा देना। तो फ्रॉडलेंटली के अंदर क्या है? टू डी फ्रॉड। लेकिन धोखा जो है डिसऑनेस्टी के अंदर नहीं है। डिसऑनेस्टी के अंदर क्या है? किसी की चीज देखी,
चुप्पे से ले लिया। किसी की चीज पड़ी पाया, देखा कि वो उसकी गिर गई है, चुप्पे से रख लिया। चुप्पे से फायदा पहुंचा लेना, वो डिसऑनेस्टली। इसके अंदर क्या है, धोखा देना, डिफ्रॉड करना। अब इसके बाद सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 में जेंडर के अंदर अगर मान लीजिए कि प्रोनाउन ही आया है या उसके डेरिवेटिव्स यूज्ड फॉर एनी पर्सन वेदर मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर के लिए ही आया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मेल की बात हो रही है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर भी आ सकते हैं उसके अंदर। अब इसके अंदर ट्रांसजेंडर, अभी हमने आपको बताया था कि अब ट्रांसजेंडर भी इसके अंदर आ गया है जेंडर की डिफिनेशन के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 आता है, बस ये खाली डिफिनेशन वाला पार्ट कंप्लीट करना है, ठीक है। डिफिनेशन वाले पार्ट में अब देखिए आता है हम लोग का गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब क्या होता है, बोला गया नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। अब कह रहा है कि कब कहा जाएगा कि कोई सी चीज जो है नथिंग इज सेड टू बी डन, कि कहा जाएगा कि उसको गुड फेथ में नहीं किया गया। देखिए अब मान लीजिए कि कोई एक इंसान है और वो अपने किसी दोस्त का सर्जरी कर देता है घर के चाकू से, क्योंकि वो उसकी नीयत बहुत अच्छी होती है कि उसका दोस्त जो है तड़प रहा होता है, तो वो घर के चाकू से उसकी सर्जरी कर ली थी। नीयत उसकी अच्छी थी लेकिन उसने गुड फेथ में नहीं किया, तो हम कहेंगे उसने गुड फेथ में नहीं किया। तो गुड फेथ के लिए क्या जरूरी है, कोई भी चीज विदाउट, अगर वो ड्यू केयर और अटेंशन के साथ होनी चाहिए, ठीक है। आपकी नीयत अच्छी है, मैटर नहीं करता है, लेकिन फिर भी कहा जाएगा कि आपने गुड फेथ में नहीं किया। जब आएगा सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 में गवर्नमेंट का वर्ड, तो उसके अंदर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों आ सकते हैं, डिपेंड करता है। हार्बर, हार्बर का मतलब शरण देना, जैसे लोग ऑफेंडर को शरण देते हैं तो ये वही है हार्बर। तो कह रहा है कि अगर आप किसी को शरण देते हैं, किस तरीके से, खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, पैसा दो, कपड़ा दो, हथियार दो, मीन्स ऑफ कन्वेंस, आने जाने के लिए गाड़ी सप्लाई करो, असिस्ट करो अ पर्सन बाय एनी मीन्स वेदर ऑफ द सेम काइंड और एज इन्यूमरेटेड टू इन इट्स क्लॉज और नॉट, चाहे तो जो इसमें दी गई हैं उनके जरिए या किसी और की चीज के जरिए उसको असिस्ट करो। किस लिए, टू अवेड एप्रहेंशन, ताकि वो भाग जाए, उसको पकड़ा ना जाया जा सके, इसको कहा जाएगा शरण देना, हार्बर। आगे 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 इंजरी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। इंजरी का मतलब कोई भी हार्म जो किसी इंसान के बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी में दी गई हो, जो इलीगली दी गई हो। आगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू। इलीगल का क्या मतलब होता है, देखिए अभी इस चीज को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा कि इलीगल का क्या मतलब होता है। इलीगल का मतलब होता है कि कोई भी चीज, तीन चीजें अगर होंगी तो उस एक्ट को कहा जाएगा इलीगल है। अगर कोई चीज बीएनएस के अंदर पनिशेबल है, जैसे चोरी पनिशेबल है, तो चोरी करना इलीगल कहा जाएगा। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी चीज है जो बीएनएस के अंदर पनिशेबल नहीं, किसी दूसरे लॉ में प्रोहिबिटेड है, जैसे कि डाउरी लेना देना, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, तो उसको भी इलीगल कहा जाएगा। कोई ऐसी चीज करना जिसके लिए हो सकता है वो क्राइम तो ना हो, प्रोहिबिटेड बाय लॉ ना हो, लेकिन उसमें सिविल एक्शन लिया जा सकता है। तो मान लीजिए कि कोई इंसान आपके अगेंस्ट टॉर्ट कमिट करता है, तो उसको भी कहा जाएगा कि उसने इलीगल किया है काम। तो ये तीनों चीजों को इसके अंदर इलीगल कहा गया है। कब कब, अगर कोई चीज, कोई एक्शन जो बीएनएस के अंदर पनिशेबल है, इलीगल, किसी दूसरे लॉ में प्रोहिबिटेड है, इलीगल, उसमें सिविल एक्शन लिया जा सकता है, तो भी इलीगल। जज का मतलब अ पर्सन हु इज ऑफिशियली डिजिग्नेटेड एज अ जज, जिसको ऑफिशियली डिजिग्नेट किया गया है एज अ जज, और जिसके पास ये पावर है कि वो एक डेफिनेटिव जजमेंट पास कर सकता है। डेफिनेटिव जजमेंट मतलब कि एक प्रॉपर जजमेंट, एक फाइनल जजमेंट पास कर सकता है, ठीक है। आगे इसके अंदर अगर हम लोग जज का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें बोला गया है कि एक मैजिस्ट्रेट जो एक्सरसाइज कर रहा है जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चार्ज, उसको भी इसके अंदर जज माना गया है। 2 सबसेक्शन 17 लाइफ का मतलब होता है लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। अगर लाइफ वर्ड आएगा तो इसके अंदर लाइफ का मतलब होगा ह्यूमन बीइंग, अनलेस कॉन्ट्रेरी अपीयर हो इसके कोई और कॉन्टेक्स्ट है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 18 में बताया, डिफाइन किया गया है लोकल लॉ। लोकल लॉ का क्या मतलब होता है, लोकल लॉ का वो मतलब होता है जो भारत के किसी स्पेसिफिक एरिया में अप्लाई हो। जैसे मान लीजिए किसी स्टेट के अंदर कन्वर्जन से रिलेटेड लॉ बना दिया गया, काउ स्लॉटर से रिलेटेड लॉ बना दिया गया, वो क्या हो गया, एक तरीके के लोकल लॉ हो गया। मैन का मतलब हम लोगों ने देखा था मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। मंथ और ईयर की जब हम लोग बात करेंगे तो मंथ ईयर ऐसा नहीं कि लूनर कैलेंडर से निकालने लग जाइए या जो हिंदू कैलेंडर है उससे निकालने लग जाइए, ग्रेगोरियन इंग्लिश कैलेंडर की बात होगी। मूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 में मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया। क्या मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी चीज, एनीथिंग व्हिच कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज मूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन बता दिया गया कि मूवेबल प्रॉपर्टी में कुछ चीजें नहीं आएंगी, जैसे लैंड नहीं आएगा, एनीथिंग अटैच टू द अर्थ, कोई भी चीज जो अर्थ से अटैच है। कोई भी चीज अर्थ से कैसे अटैच होती है, जैसे मान लीजिए कि जब आप घर बनाते हो तो दीवार जमीन से अटैच करके खड़ी करते हो,
वो इमूवेबल तो भी वो इमूवेबल पार्ट का पार्ट बन जाएगी, तो मूवेबल में नहीं आएगी, तो लैंड भी नहीं आएगा, जो थिंग्स अटैच टू द अर्थ है वो भी नहीं आएगी, और परमानेंटली फैसन टू एनीथिंग विच इज अटैच टू द अर्थ। अब आपने दीवार तो खड़ी कर दिया, दीवार में आप खिड़कियां भी लगाते हो, दरवाजे भी लगाते हो, तो वो भी इमूवेबल पार्ट का पार्ट बन जाएगी, ठीक है, तो वो भी नहीं आएगी। इसके बाद सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 में आता है नंबर। नंबर को कैसे डिफाइन किया गया है, कहा गया कि अनलेस की कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर हो, अगर कहीं पे सिंगुलर नंबर इस्तेमाल हुआ है तो उसके अंदर प्लूरल भी आ सकता है, और अगर कहीं प्लूरल लिखा है तो सिंगुलर भी आ सकता है, ठीक। ओथ, ओथ के लिए सेक्शन 2 सब सेक्शन 23 में डिफाइन किया। ओथ क्या होता है, जैसे हम लोगों ने देखा कि ओथ कोर्ट के अंदर ओथ दिलाई जाती है, गवाह जब अब आते हैं उनको, तो इसमें बोला गया है ओथ के अंदर जो ओथ आती है वो तो आती है, उसके साथ साथ सोलेम अफर्मेशन भी आ जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड बाय लॉ फॉर एन ओथ। यानी ओथ के अंदर एक तो जो नॉर्मल ओथ शपथ होती है वो तो आएगी, उसके साथ साथ कहा गया है कि अगर लॉ ने ओथ की जगह पे कोई सोलेम एफर्मेशन कर दिया, मान लीजिए कि कोई इंसान गॉड के नाम पे शपथ नहीं ले रहा है, तो उसके अंदर सोलेम एफर्मेशन भी आ जाएगी। एंड एनी डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड और अथोराइज बाय लॉ, या हर कोई ऐसा डिक्लेरेशन जो लॉ ने अथोराइज या डिक्लेयर किया हो, टू बी मेड बिफोर अ पब्लिक सर्वेंट और टू बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ प्रूफ वेदर इन अ कोर्ट और नॉट। अब ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 डिफाइन करता है ऑफेंस। हमने आपको बताया था कि ऑफेंस किसे कहा गया है इसके अंदर, वो क्राइम्स जिसको बीएनएस ने पनिशेबल बना दिया है। तो यानी हर वो क्राइम्स जो बीएनएस के अंदर पनिशेबल होंगे उनको ऑफेंस कहा गया है। तो हमने बताया था अभी आपको, क्राइम वाइड टर्म है, उसके अंदर जो लीगल क्राइम्स होते हैं उन्हीं को ऑफेंस कहा गया है। तो जनरल डिफिनेशन ऑफेंस की क्या है कि वो एक्शंस, वो चीजें जिसको बीएनएस ने पनिशेबल बना दिया गया है उन्हीं को ऑफेंस कहा गया। हाँ, कुछ इसके अंदर एक्सेप्शंस हैं कि कुछ चैप्टर्स और सेक्शंस ऐसे दिए गए हैं जहां पे ऑफेंस में कुछ स्पेशल लॉ और लोकल लॉ के ऑफेंसेस भी आ जाएंगे। आमतौर पे सिर्फ इसके अंदर ऑफेंस में कौन से क्राइम्स आ रहे हैं जिसको बीएनएस ने पनिशेबल बनाया है, दूसरे लॉ की बात नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स और सेक्शंस हैं जिनके अंदर दूसरे चैप्टर्स यानी दूसरे लॉज होंगे, भले ही वो कोई स्पेशल या लोकल लॉ होगा, उसके ऑफेंसेस भी इसके अंदर आ जाएंगे, लेकिन वो एक्सेप्शंस है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 25, ओमिशन का मतलब डिनोट्स एज वेल एज सीरीज और सिंगल ओमिशन। तो जैसे एक्ट होती है सीरीज ऑफ एक्ट्स और सिंगल एक्ट, उसी तरीके से ओमिशन के अंदर सीरीज ऑफ ओमिशन और सिंगल ओमिशन दोनों आ जाएगा। जैसे ओमिशन का मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल एक कैदी जेल में बंद है, जेलर का काम है कैदी को खाना खिलाना। अब जेलर जो है कैदी से बहुत नफरत करता है, उसने क्या करा, धीरे धीरे उसको खाना कम देना शुरू कर दिया। ये क्या कर रहा है, ओमिट कर रहा है धीरे धीरे कि उसके पास खाना ना पहुंचे, ताकि उसकी डेथ एक्सेलरेट हो जाए और फाइनली मर जाए। अब वो धीरे धीरे खाना उसको नहीं दे रहा है, कई सारे हो गए, सीरीज ऑफ ओमिशंस हो गए, और या एक एक्ट मान लीजिए कि उसने खाना उसको ना दिया हो, सिंगल ओमिशन। तो उसने बताया कि ओमिशन के अंदर सीरीज और सिंगल दोनों आ जाएंगे ओमिशंस। सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 डिफाइन करता है पर्सन, इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्संस वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। उसके बाद पब्लिक आता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 27 में, पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और कम्युनिटी। उसके बाद सेक्शन 2 सबसेक्शन 28 पब्लिक सर्वेंट, इंपॉर्टेंट है। पब्लिक सर्वेंट कौन होता है, देखिए आमतौर पे पब्लिक सर्वेंट जो होते हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं। तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं जनरल लैंग्वेज में गवर्नमेंट सर्वेंट ही पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं। अब पब्लिक सर्वेंट्स को यहाँ पे क्यों डिफाइन किया गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं जो पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कमिट हो सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं जो पब्लिक सर्वेंट ही कमिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ स्पेशल पब्लिक सर्वेंट्स हैं जिनको स्पेशल प्रोटेक्शन बीएनएसएस के अंदर दी गई है। वो पब्लिक सर्वेंट्स जिनको बिना गवर्नमेंट के परमिशन के नहीं निकाला जा सकता है, उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए आपको प्रीवियस सैंक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट के अंदर कौन कौन लोग आ जाएंगे। अब देखिए पब्लिक सर्वेंट के लिए एक टेस्ट है, उसको याद कर लीजिएगा। टेस्ट ये है कि कोई भी ऐसा इंसान जो गवर्नमेंट की पे में है या गवर्नमेंट सर्विस में है, और जो ड्यूटी वो दे रहा है वो पब्लिक ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहा है। तो दो टेस्ट हमें क्या पता चले, पहली चीज हम ये देखेंगे कि क्या वो गवर्नमेंट की पे है या गवर्नमेंट सर्विस में है, उसके साथ साथ क्या वो पब्लिक ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहा है, यानी पब्लिक नेचर की ड्यूटी, ठीक है। जैसे आप देखिए रेडवेज, रोडवेज, रेलवेज, ये सब क्या है, ये पब्लिक ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि एवरी कमीशनड ऑफिसर, यानी आर्म फोर्सेस के कमीशनड ऑफिसर यानी थोड़ा बड़े ऑफिसर्स होते हैं, जज आएंगे, उसके अंदर मैजिस्ट्रेट आ जाएंगे इंक्लूडिंग हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ऑफिसर ऑफ कोर्ट, कोर्ट के ऑफिसर्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा लिक्विडेटर, रिसीवर, कमिश्नर। उसके अलावा कोई एसेसर और मेंबर ऑफ पंचायत, आर्बिट्रेटर। उसके अलावा एवरी पर्सन होल्ड्स ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू प्लेस कीप एंड पर्सन इन कन्फाइनमेंट, जो लोगों को कन्फाइन करते हों। उसके अलावा लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स,
उसके अलावा जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो हो गए। एवरी ऑफिसर्स हुज ड्यूटी एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी, टू मेक एनी सर्वे, को जो सर्वे करता हो, असेसमेंट करता हो, और टू लीवी एनी रेट और टैक्स, कोई टैक्स लगाता हो, ठीक है, फॉर एनी सेकुलर कॉमन पर्पस ऑफ एनी विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट। उसके साथ साथ एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ हिज एम्पावर, जैसे कोई इलेक्टोरल ऑफिसर जो होते हैं वो भी आ गए इसके अंदर। बाकी जो भी हमने बताया, एवरी पर्सन इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट, जो सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट होंगे। रिम्यूनरेटेड बाय फीस और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी बाय द गवर्नमेंट। याद रखिएगा, इसके अंदर कहीं पे ये नहीं कहा गया कि वेदर द पर्सन मस्ट बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का अपॉइंट करना इसके अंदर मटीरियल नहीं है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है? पे और सर्विस, और जो ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा हो वो पब्लिक ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा हो। इन द सर्विस और पे ऑफ द लोकल अथॉरिटी एज डिफाइंड। उसके साथ साथ देखिए बोला गया है पर्सन्स फॉलोइंग एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शंस, जो इसके क्लॉजेस में जाएगा वो पब्लिक सर्वेंट होगा, वेदर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट और नॉट, भले ही गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हो या ना किया हो। Every person who is in actual possession of a situation of a public servant, whatever legal defect there may be in his right, hold that situation as a public servant। ठीक है, आगे जैसे कि देखिए इसमें बताया गया है, अ म्यूनिसिपल कमिश्नर इज अ पब्लिक सर्वेंट। एक म्यूनिसिपल कमिश्नर भी पब्लिक सर्वेंट होगा। अब एक क्वेश्चन काफी समय से चला आ रहा है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल, कि क्या एमएलए पब्लिक सर्वेंट होता है कि नहीं। तो देखिए, पब्लिक सर्वेंट को दो जगह पे डिफाइन किया गया है। एक तो आपने ये बीएनएस के अंदर देख लिया, आईपीसी के अंदर सेक्शन 21 में डिफाइन था। उसके साथ साथ ये एक लॉ में और डिफाइन है, वो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो यानी दो लॉज हमें पता चले हैं, एक बीएनएस और आईपीसी के अंदर डिफाइन किया गया है इसको, और एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। अब इन्हीं को लेके क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या एमएलए पब्लिक सर्वेंट है या नहीं। तो देखिए, इससे रिलेटेड अभी हम आपको बताते हैं। एक केस था आरएस नायक वर्सेस एआर अंतुले 1984 में। कोर्ट ने यह कहा कि एमएलए जो है पब्लिक सर्वेंट नहीं है, पब्लिक सर्वेंट नहीं है, लेकिन अभी हमने आपको बताया दो लॉ हैं, बीएनएस आईपीसी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो कोर्ट ने यह कहा कि एमएलए जो है पब्लिक सर्वेंट नहीं है, किसके अंदर? आईपीसी के अंदर। लेकिन बाद में जैसे कि जो केस लॉज आए, बाद में कई केसेस आए जिसके अंदर कोर्ट ने यह बोला कि चाहे एमएलए हो या एमपी हो, वो पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन किसके अंदर? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ताकि करप्शन को रोका जा सके उसके अंदर। ठीक, अब रिसेंट जो कंट्रोवर्सी अराइज हुई, वो क्यों अराइज हुई? क्योंकि पॉक्सो एक्ट जो है, अभी आपको पता होगा कि उन्नाव गैंग रेप जो हुआ था, उसके अंदर जो कुलदीप सिंह सेंगर है, दो चीज काफी अहम है समझने वाली। अगर कोई इंसान पब्लिक सर्वेंट है और उसके बाद अगर वो ऑफेंस कमिट करता है, तो पब्लिक सर्वेंट के केस में मिनिमम 20 साल सजा है, मिनिमम। अथॉरिटी मिनिमम पनिशमेंट इज 20 ईयर्स इन जेल अगर वो पब्लिक सर्वेंट हुआ। अगर वो ऑर्डिनरी पर्सन है तो 10 साल इंप्रिजनमेंट। अब सवाल उठा कि इस पब्लिक सर्वेंट में कौन वाला पब्लिक सर्वेंट लेके आ जाए, क्योंकि आरएस नायक के केस के अंदर तो साफ बोल दिया गया था कि पब्लिक सर्वेंट जो है वो आईपीसी या बीएनएस के अंदर एमएलए नहीं है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में। तो इस जगह पे क्या करा गया ये अप्लाई कर दिया गया कि जो डेफिनेशन है पॉक्सो के लिए कौन सी इस्तेमाल कर दी गई, यही आईपीसी और बीएनएस वाली। तो हाई कोर्ट सेड दैट द एमएलए डज नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। हाई कोर्ट ने बोला कि वो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में नहीं आता पॉक्सो में, बिकॉज पॉक्सो डज नॉट डिफाइन दैट द टर्म इटसेल्फ। इसलिए हम लोग उसको आईपीसी की डेफिनेशन से बोरो करते हैं। तो आईपीसी में तो ये ऑलरेडी कहा जा चुका है कि पब्लिक सर्वेंट एमएलए नहीं है, तो इस वजह से ये रिसेंट कॉन्ट्रोवर्सी अराइज हुई थी। तो सिंस एमएलएज आर नॉट एम्प्लॉयड, तो व्हाट अबाउट अदर लॉज? लेकिन जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसके अंदर एमपीज और एमएलएज दोनों को ही पब्लिक सर्वेंट माना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद सेक्शन 2 सब सेक्शन 29 आता है, रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव का क्या मतलब होता है? बोला कि अ पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव। एक इंसान को कहा जाएगा कि उसके पास एक रीजन है किसी चीज को यकीन करने का। इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। रीजन टू बिलीव का मतलब क्या होता है? देखिए, एक चीज तो होता है हम लोगों को किसी चीज के ऊपर शक, डाउट, उसके ऊपर होता है रीजन टू बिलीव, और उसके ऊपर होता है सर्टेनिटी। तो यानी रीजन टू बिलीव जो है ये सर्टेनिटी के नीचे है और डाउट के ऊपर है। तो इसमें बोला गया है कि एक पर्सन को कहा जाएगा कि रीजन टू बिलीव है अगर उसके पास सफिशिएंट कॉज है, यानी उसके पास शक ऐसा होता है कि कोई आपके पास स्ट्रांग सबूत नहीं है, बस आप कुछ शक पैदा हो रहा है। लेकिन अगर आपके पास कोई सफिशिएंट एविडेंस है, सफिशिएंट एविडेंस मतलब सफिशिएंट कॉज, तो उस जगह पे कहा जाएगा कि यू हैव रीजन टू बिलीव। ये मानने वाली बात। आपने जैसे किसी को देखा घर से चाकू लेके जा रहा है, वहां सब चिल्ला रहे हैं, उसके चाकू में खून लगा है, क्या दिमाग में आएगा
कि लग रहा है इसने किसी को मारा है, तो ये सफिशिएंट कॉज हो जाएगा कि आप यकीन कर सकते हो, रीजन टू बिलीव। ठीक है, सर्टेनिटी तो नहीं है और ना तो शक है, बीच का। स्पेशल लॉ, स्पेशल लॉ जो किसी स्पेसिफिक टॉपिक को स्पेसिफिक फील्ड में गवर्न करता हो, जैसे कि SC/ST एक्ट, पॉक्सो, स्पेसिफिक फील्ड को गवर्न करता हो। वैल्यूएबल सिक्योरिटी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। अब वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो है ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काफी यूज होता है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी किसे कहा गया? देखिए, वैल्यूएबल सिक्योरिटी सीधे से तौर पे एक डॉक्यूमेंट होता है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी राइट को क्रिएट कर दे, ट्रांसफर कर दे, उसी को वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहा जाता है। कोई भी ऐसा आप डॉक्यूमेंट बताइए जिससे आपके पास कोई लीगल राइट आ जाएगी। मान लीजिए कि अभी आपके पास इस पेन का कोई हक नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी डॉक्यूमेंट के जरिए ये पेन हम आपको बेच दें, किसी कागजात के जरिए, अब उस कागजात से जरिए आपके पास लीगल राइट आ गया ना इस पेन को रखने का, तो वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए बोला गया कोई भी डॉक्यूमेंट विच इज और विच परपोर्ट्स टू बी अ डॉक्यूमेंट वेयर बाय एनी लीगल राइट, कोई लीगल राइट क्रिएट हो जाए उस डॉक्यूमेंट से, एक्सटेंड हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, रिस्ट्रिक्ट हो जाए, एक्सटिंग्विश हो जाए और रिलीज हो जाए, और वेयर बाय एनी पर्सन एक्नॉलेजेस दैट ही लाइज अंडर लीगल लाइबिलिटी, या कोई इंसान एक्सेप्ट कर रहा है किसी डॉक्यूमेंट में, हाँ मेरा बन रहा है, मुझे 5,000 देना है आपको, वो भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी बन जाएगी, क्योंकि अगर मैंने ये एक्सेप्ट किया कि मुझे देना है आपको, आपका राइट बन गया मुझसे वसूलने का। समझ आया? सेक्शन 2 सबसेक्शन 32 ये डिफाइन करता है वेसल। वेसल का मतलब एनीथिंग मेड फॉर द कन्वेंस, पानी के जरिए कन्वेंस के लिए किसी नाव का इस्तेमाल करना, चाहे ह्यूमन बींग्स के लिए या प्रॉपर्टी के लिए। फिर सेक्शन 2 सबसेक्शन 33 में डिफाइन किया गया वॉलेंटरली, कि कब किसी चीज को कहा जाएगा कि हमने वॉलेंटरली करा। अब देखिए, ये वॉलेंटरली कोई मेंसरिया नहीं है, ये इंटरप्रिटेशन है मेंसरिया का। कोई भी चीज को कहा जाएगा कि हमने वॉलेंटरली करा है, वॉलेंटरली तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब हम इसको कंपेयर करते हैं कि वेदर द थिंग वाज डन एक्सीडेंटली और वॉलेंटरली। तो वॉलेंटरली का मतलब होता है व्हेन इट कॉजेस इट बाय मींस वेयर बाय इंटेंडेड टू कॉज इट, जहां पे आप कोई चीज इंटेंड टू करते हैं, इंटेंड टू कॉज इट, और बाय मींस विच एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दोज मींस ही न्यू, तो जहां पे आप कोई चीज इंटेंड करते हैं करने के लिए, रिजल्ट को आप चाहते थे कि ऐसा हो, हम आग लगा रहे हैं ताकि वो मर जाए, या आपको पता था कि हम आग लगा रहे हैं वो मर जाएगा, और हैड रीजन टू बी बिलीव टू बी लाइकली टू कॉज इट, तो उसको बोला जाएगा कि ये वॉलंटरली हुआ है, जहां पे आपने इंटेंट किया है या आपको नॉलेज है, या रीजन यानी आप जो है रीजन टू बिलीव था कि अगर आप ऐसा करते हो तो ये चीज हो सकती है, आपके पास सफिशिएंट कॉज था। सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 में डिफाइन किया गया है विल का मतलब होता है कोई टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, विल मतलब वसीयत, तो वसीयत के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वुमन का मतलब फीमेल ऑफ एनी एज, सो ऐसे हमने आपको बताया रेप किसी भी एज की औरत के साथ कमिट हो सकता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 36 में रॉन्गफुल गेन को डिफाइन किया गया। रॉन्गफुल गेन मतलब कि अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी। रॉन्गफुल गेन मीन्स कि गेन करना अनलॉफुल तरीके से किसी प्रॉपर्टी को जो पर्सन गेन कर रहा है वो लीगली उसके लिए एंटाइटल नहीं है। और रॉन्गफुल लॉस का मतलब होता है कोई इंसान लॉस करे गलत तरीके से किसी प्रॉपर्टी को जिसके लिए वो लीगली एंटाइटल है। ठीक है, बस ये है इसके अंदर। गेनिंग रॉन्गफुली एंड लूजिंग रॉन्गफुली का क्या मतलब होता है? बोला गया अ पर्सन इज सेट टू गेन रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन रिटेन्स रॉन्गफुली। कहा गया है एक इंसान को कहा जाएगा कि पर्सन ने गेन किया है रॉन्गफुली जहां पे वो पर्सन किसी प्रॉपर्टी को रॉन्गफुली रिटेन कर लेता है, एज वेल एज व्हेन सच पर्सन एक्वायर्स रॉन्गफुली। तो हमारे पास कोई चीज थी, हमने रख लिया उसको, पहले से मान लीजिए आपने हमारे पास रखी थी, हमने रख लिया, और या कोई इंसान एक्वायर करे, उठाए रॉन्गफुली, तो वो भी गेनिंग रॉन्गफुली आ जाएगा। बस ये लास्ट सेक्शन है, लास्ट सबसेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 39। ये कह रहा है कि वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज बट नॉट डिफाइंड इन द संहिता। कह रहा है कि कुछ वर्ड्स और एक्सप्रेशन इसके अंदर इस्तेमाल हुए हैं लेकिन इसके अंदर डिफाइन नहीं किए गए। वो कहाँ डिफाइन किए गए हैं? वो BNSS के अंदर डिफाइन किए गए हैं, और अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर डिफाइन भी है, IT एक्ट के अंदर डिफाइन किए गए हैं। तो जो वहाँ पे उनका मतलब होगा इसमें और इसमें, वही मतलब इस लॉ में भी फॉलो किया जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्लैरिटी आई। यहाँ पे हम लोगों का सेक्शन 2 जो है BNS का कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद सेक्शन 3 शुरू होता है। देखिए अब सेक्शन 3 जो है वो 3 का सब सेक्शन 1 ये कह रहा है थ्रू आउट दिस संहिता, यानी इस संहिता के अंदर, इस पूरे BNS के अंदर
एवरी डिफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, जहां पे भी ऑफेंस को डिफाइन किया गया है, या एवरी पेनल प्रोविजन, जहां पे पेनल्टी बताई गई है उसकी, एंड एवरी इलस्ट्रेशन ऑफ एवरी सच डेफिनेशन और पेनल प्रोविजन, या तो उसका कोई इलस्ट्रेशन दिया गया, यानी जब आप आगे चल के डेफिनेशंस पढ़ेंगे उसके अंदर पेनल प्रोविजन आएगा, कल्पेबल वाला पार्ट आएगा, लाइबिलिटी वाला पार्ट आएगा, ये कहा गया है कि वो सारी डेफिनेशंस, इलस्ट्रेशंस, पेनल प्रोविजंस जो है आपको, जो इसके अंदर एक चैप्टर है जनरल एक्सेप्शंस का, उसको ध्यान में रख के पढ़ना होगा। यानी जनरल एक्सेप्शंस उसके अंदर इंक्लूडेड होगा। जनरल एक्सेप्शंस क्या है? इसके अंदर एक चैप्टर 3 है जो डील करता है जनरल एक्सेप्शंस के ऊपर। इसके सेक्शन 14 से 44 के बीच में डिस्कस है, ठीक है। वही इंडियन पेनल कोड के अंदर था, सेक्शन 76 से लेके 106 के बीच में डिस्कस था जनरल एक्सेप्शंस। अब जनरल एक्सेप्शंस के अंदर क्या है? इसके अंदर जनरल डिफेंसेस बताए गए हैं कि एक अक्यूज्ड के पास ऑफेंस हो जाने के बाद क्या क्या जनरल डिफेंसेस होंगे। जैसे बहुत सारे डिफेंसेस होते हैं कि मेरे अंदर इंसैनिटी थी, दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा था, या मुझसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया था, या जो ऑफेंडर है उसकी एज 7 साल से कम है। अगर मान लीजिए 7 साल से कम है, किसी बच्चे की एज 7 साल से कम है, अगर उससे कोई ऑफेंस हो जाता है तो वो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट है क्रिमिनल लाइबिलिटी से। कोई भी चार्ज उसके अगेंस्ट नहीं लगेगा अगर उसकी 7 साल से कम उम्र है, वो पूरे तरीके से क्रिमिनली एग्जेम्प्ट है। अब ये बात इसके हर डेफिनेशन ऑफेंस में बार बार नहीं कही गई है, लेकिन जब आप पढ़ोगे ऑफेंस की डेफिनेशन, पेनल प्रोविजन और इलस्ट्रेशन, तो उसके अंदर ये बात इंप्लाइड रहेगी। यही बात इसके अंदर इसके सेक्शन 3 के सबसेक्शन 1 में कही गई है, वही चीज इसके इलस्ट्रेशन में दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है। एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन इन एनी पार्ट ऑफ दिस संहिता इज यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ दिस संहिता इन कंफर्मिटी विद द एक्सप्लेनेशन। कह रहा है कि कोई भी और एक्सप्रेशन, यानी कोई भी टर्म और एक्सप्रेशन जो है जिसको एक्सप्लेन किया गया है बीएनएस के अंदर कहीं पे भी, मतलब एक जगह पे मान लीजिए एक्सप्लेन किया गया है, तो कहा गया पूरे बीएनएस के अंदर उसका मतलब जो होगा उसी के कंफर्मिटी में इस्तेमाल हुआ होगा। तो अगर एक जगह किडनैपिंग बता दी गई है तो हर जगह किडनैपिंग का सेम मतलब होगा। एक जगह थेफ्ट डिफाइन कर दिया गया है, जहां जहां पे भी थेफ्ट की बात आएगी उसका वही मतलब होगा, ठीक है। आगे, वेन प्रॉपर्टी इज इन पोजेशन, अब इसका सब सेक्शन 3 कह रहा है, सेक्शन 3 का, अगर कोई प्रॉपर्टी जो है वो पोजेशन में है किसी पर्सन की स्पाउस के पास, उसके क्लर्क के पास, या उसके सर्वेंट के पास, ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन इट इज इन दैट पर्सन्स पोजीशन। तो अगर मान लीजिए कि मेरी कोई प्रॉपर्टी है, मेरी वाइफ के कब्जे में है, या मेरा क्लर्क के पास है, या मेरे सर्वेंट के पास है, तो माना जाएगा वो मेरे ही कब्जे में है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ, इन एवरी पार्ट ऑफ दिस संहिता एक्सेप्ट वेयर अ कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, वर्ड्स विच रिफर टू एक्ट्स डन एक्सटेंड ऑल्सो टू इलीगल ओमिशंस। बोला गया है कि जहां जहां पे भी वर्ड एक्ट आएगा बीएनएस के अंदर, उसके अंदर इलीगल ओमिशंस भी आ जाएगा। यानी अगर मान लीजिए कि कहीं एक्ट लिखा हुआ है लेकिन ऑफेंस जो है कमिट हुआ है इलीगल ओमिशन से, या पार्टली एक्ट है पार्टली इलीगल ओमिशन है, तो वो एक्ट लिख देने से उसके अंदर इलीगल ओमिशन भी आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ए बी को मारता है, ये क्या है? एक्ट है। लेकिन ए जो है अपनी बीवी को कैद करके उसको खाना नहीं दे रहा है, सिर्फ मार नहीं रहा है, ये एक्ट हो गया, लेकिन उसको खाना नहीं दे रहा है ताकि धीरे धीरे उसकी डेथ को एक्सेलरेट कर रहा है, ये ओमिशन हो गया। तो अगर कहीं भी लिखा है एक्शन, एक्ट की बात कही गई है, तो इलीगल ओमिशन भी आ जाएगा। अब आया इसका सेक्शन 3 सब सेक्शन 5। अब ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्संस, जहां पे कोई क्रिमिनल एक्ट जो है वो सेवरल पर्संस के द्वारा की गई है। अब ध्यान रखिएगा, जहां पे क्रिमिनल एक्ट की गई सेवरल पर्सन, 2 और मोर, सेवरल पर्संस का मतलब 2 या 2 से ज्यादा, पर्संस लिखा है, तो जहां पे कोई क्रिमिनल एक्ट करी गई है सेवरल पर्संस, अब ध्यान रखिएगा यहां पे क्रिमिनल एक्ट लिखा है, ऑफेंस नहीं लिखा है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ऑफेंस सिर्फ उसी को बोलते हैं वो क्रिमिनल एक्शंस विच आर पनिशेबल बाय बीएनएस। लेकिन ये कह रहा है क्रिमिनल एक्ट, क्यों? क्रिमिनल एक्ट ज्यादा ब्रॉड होता है, इसके अंदर और भी एक्शंस आ जाते हैं, क्योंकि ये सेक्शन ऐसा है कि इसमें जरूरी नहीं है कि हर ऑफेंडर ऑफेंस ही कर रहा हो, कोई अलग अलग रोल प्ले कर रहा हो, ठीक। व्हेन क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्संस, तो जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने क्रिमिनल एक्ट किया, किसके फर्दरेंस? इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, उन सब की कॉमन इंटेंशन थी। कॉमन इंटेंशन मतलब प्री अरेंज्ड प्लान, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स, प्लानिंग करके कोई चीज करना, हम और आप कोई प्लानिंग करें उसके बाद करें, ये होता है कॉमन इंटेंशन। हम दोनों कोई प्लानिंग करें, या जहां पे जिन चीज पे हमारा दोनों का माइंड मिल रहा है, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स, हम लोगों ने कोई चीज प्लान करी, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स हुआ, ये करना है, इसी को बोलते हैं कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल।
ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइबल, तो उस केस के अंदर जितने भी लोग होंगे, ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइबल फॉर दैट एक्ट, जो भी एक्ट होगा उसके लिए लाइबल होंगे। इन द सेम मैनर, बिल्कुल उसी तरीके से, एस इफ, अब देखिए यहां पे एस इफ लिखा है, यानी लीगल फिक्शन क्रिएट हो रहा है, एस इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। आइए अब हम लोग इसको समझते हैं। हम लोग आते हैं अपने बोर्ड पे और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। देखिए सबसे पहली चीज तो हम लोग समझते हैं कि कॉमन इंटेंशन का क्या मतलब होता है। देखिए जब हमने एक बोला इसके अंदर कॉमन इंटेंशन, तो कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या क्या हुआ, जैसे हमने आपको बताया कॉमन इंटेंशन का मतलब हुआ जैसे कि प्रायर मीटिंग्स ऑफ माइंड्स। प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स का क्या मतलब है, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स का मतलब है प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स, यानी कि ये मान लीजिए कि ऑफेंस हुआ, इस पॉइंट पे ऑफेंस हुआ है, ठीक है, ये इस पॉइंट पे ऑफेंस हुआ है। अब ये ऑफेंस होने से पहले जिन लोगों ने किया है उनका दिमाग जो है उस चीज के ऊपर कॉमन था, यानी एक प्लानिंग थी इस ऑफेंस को करने की, जैसे प्लानिंग करके चोरी करने जाना, प्लानिंग करने के बाद मर्डर करने जाना। समझ में आ गया, इसे बोलते हैं कॉमन इंटेंशन। तो प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स या प्रायर अरेंजमेंट्स, प्रायर प्लानिंग, ये क्या हो गया, ये कॉमन इंटेंशन हो जाता है। अब इसके अंदर आप एग्जांपल देखिएगा, मान लीजिए कि ए, बी और सी ये तीनों प्लान करते हैं, ये तीनों प्लान करते हैं कि हम लोग चल के एक्स का मर्डर करेंगे, ए को मार डालेंगे आज। इन लोगों ने प्लान करा कि आज हम लोग एक्स को चल के मार डालेंगे। ये तीनों लोग पहुंचे एक्स के घर के पास, इसने एक्स को आवाज लगा के बुलाया अपने घर में नीचे। एक्स जो है अपने घर से, फॉर एग्जांपल ये अपने घर से उतर के नीचे आ गया, यहां पे फॉर एग्जांपल खड़ा एक्स। सी ने क्या करा, सी ने उसको कहा भागना नहीं, बंदूक ऐसे दिखाया, कहा भागना नहीं, ऐसे बंदूक दिखाया ताकि एक्स भागे ना, तो एक्स रुक गया। बी ने क्या करा, एक्स को गोली मार दी। अब देखिए गोली मारने वाला कौन है, बी। क्या ए ने मारी है गोली, नहीं। क्या सी ने मारी है गोली, नहीं। लेकिन अगर आप देखिए, अगर हम लोग खाली यहां पे बी को प्रोसिक्यूट करेंगे मर्डर के लिए, तो यहां पे ए बच जाएगा, सी बच जाएगा, दोनों कहेंगे यहां पे हम लोगों ने थोड़ी मारा है। लेकिन लॉ जो है वो ये कहता है क्योंकि इन तीनों की यहां पे इस काम को करने की तीनों की कॉमन इंटेंशन थी, इन तीनों की कॉमन इंटेंशन थी, तो ये तीनों के तीनों जो होंगे वो मर्डर के लिए लाइबल होंगे। समझ में आ गया आप लोगों को, क्यों, क्योंकि तीनों की यहां पे जो इंटेंशन थी वो कॉमन इंटेंशन थी। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ए है, बी है और सी है, इन तीनों ने प्लान किया कि हम लोग एक्स को चल के पीटेंगे। किस चीज के लिए प्लान किया, पीटेंगे, मारेंगे। इन लोगों ने कहा कि हमें एक्स की चल के पिटाई करेंगे, बहुत आजकल उछल रहा है, आज इसको चल के पीटते हैं। अब ये लोग आए एक्स के घर पे, ठीक, देखिएगा। अब सी ने क्या करा, सी ने एक्स को आवाज लगाई, एक्स नीचे आ गया घर पे, एक्स नीचे आ गया और उसके बाद ए ने जो है एक्स को पकड़ लिया, इसने आवाज लगाई, एक्स नीचे आ गया और ए ने एक्स को पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, गर्दन पकड़ ली, ऐसे करके। फिर उसके बी जो है वो एक्स को मारने लगा, मारते इसके पता नहीं क्या दिमाग में आया, इसने बंदूक निकाली और बंदूक निकाल के इसको शूट कर दिया और एक्स मर गया। अब बताइए कि यहां पे तीनों किस ऑफेंस के लिए लायबल होंगे। अब देखिएगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इन लोगों की कॉमन इंटेंशन क्या थी। आप देखिए इसकी जो प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स था, किस चीज के ऊपर इनका अरेंजमेंट हुआ था, प्लानिंग हुई थी एक्स को मारने के लिए, ना कि मर्डर करने के लिए। अब वहीं पे मान लीजिए कि एक पर्सन उसके अंदर जो है एक्स को आके गोली मार देता है, बंदूक रखे हुआ है, गोली मार देता है। तो इसमें क्या होगा, जिसने गोली मारी है, जिसने शूट किया है, वो लाइबल होगा मर्डर के लिए।
बाकी जितने लोग बचे हैं उसके अंदर, बाकी जितने लोग हैं जिन्होंने पकड़ा, जिन्होंने गर्दन पकड़ी, वो सीधे से लाइबल होंगे बीट करने के लिए, जिसके अंदर हर्ट हो सकता है या ग्रीवस हर्ट हो सकता है। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि कॉमन इंटेंशन क्या थी उन लोगों की? पीटने की, जान से मारने की नहीं थी। उसी तरीके से एक एग्जांपल और देखिए, मान लीजिए ए, बी और सी, ये तीनों प्लान करते हैं किस चीज की? रॉबरी करने के लिए, कि हम लोग चलेंगे एक जगह पे, फॉर एग्जांपल एक बैंक है, यहां पे चल के हम लोग रॉबरी करेंगे। ठीक है, ये लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं और अपना जाते हैं, पैसा वगैरह चुराते हैं। ये तीनों ए, बी और सी, तीनों जो है रॉबरी करने के लिए जाते हैं, चाकू, बंदूक, सारी चीजें लेके। यहाँ पे रॉबरी करने के बाद भाग रहे होते हैं। ए भाग रहा है, बी भाग रहा है, सी भाग रहा है। यहाँ पे एक गार्ड खड़ा होता है, यहाँ पे गार्ड खड़ा होता है। इन लोगों का देखिए प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स क्या है? रॉबरी करने के लिए है। अब यहाँ पे एक गार्ड खड़ा रहता है, गार्ड जो है वो सी को दौड़ाने लगता है। जब वो सी को दौड़ाने लगता है तो सी जो है, गार्ड सुनता है, सी गोली निकाल के गार्ड को मार देता है, गार्ड मर जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए कि कॉमन इंटेंशन तो है रॉबरी के लिए। अब बताइए मर्डर के लिए कौन कौन लायबल होगा? ये तो क्लियर है कि तीनों की कॉमन इंटेंशन है रॉबरी के लिए। मैटर नहीं करता है किसने पैसा उठाया है, और मैटर नहीं करता दरवाजे पे कौन खड़ा है, इससे कोई मैटर नहीं करता। कॉमन इंटेंशन थी रॉबरी की, रॉबरी कमिट हुई, तीनों लायबल। लेकिन अब सवाल उठता है मर्डर के लिए कौन लायबल होगा? अब देखिए मर्डर के लिए भी यहां पे तीनों लायबल हो जाएंगे। क्यों लायबल हो जाएंगे? ध्यान रखिएगा क्या लिखा हुआ है इस सेक्शन के अंदर, कि कोई एक्ट किया जाता है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। क्या लिखा हुआ है? इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन यानी अपने कॉमन इंटेंशन को करने के लिए और उसको अचीव करने के लिए। यहां पे जो आप देखिए मर्डर हुआ है वो किस लिए हुआ है? रॉबरी को कंप्लीट करने के लिए, अचीव करने के लिए। तो यानी रॉबरी को अचीव करने के लिए भी अगर कोई ऑफेंस होगा वो भी माना जाएगा कि इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन हुआ है। आइए अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि ए, बी और सी, ये तीनों प्लान करके जाते हैं रॉबरी करने के लिए एक जगह। ठीक है, किसके घर में? एक से घर में रॉबरी करने के लिए जाते हैं। तो ये लोग जाते हैं, ए जो है दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है, बी जाता है पैसे चुराता है, सी जो है वो भी वहीं पे घर पे खड़ा रहता है, और लेकिन वो देखता है कि एक्स की डॉटर भी घर के अंदर होती है। तो क्या करता है? वो एक्स की डॉटर के साथ जो है रेप कर लेता है। अब वो एक्स की डॉटर के साथ रेप कर लेता है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या ये तीनों लायबल होंगे कॉमन इंटेंशन के बेसिस पे रॉबरी के लिए, और या रॉबरी के साथ साथ रेप के लिए भी लायबल होंगे? देखिए सबसे पहली चीज, कॉमन इंटेंशन रॉबरी के लिए थी तो रॉबरी तो हो ही गया है, कोई इसके अंदर इफ एंड बट की बात ही नहीं है। लेकिन सबसे दूसरा सवाल ये है, क्या रेप यहाँ पे रेप के लिए लायबल होंगे? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्यों आप देखिए, क्या रॉबरी करने के लिए रेप करना जरूरी था? इससे पहले वाले एग्जाम्पल में रॉबरी करने के लिए गार्ड को मारना जरूरी था, वरना गार्ड नहीं होने देता रॉबरी, उसने दौड़ा लिया था। तो गार्ड को उन लोगों ने मारा। क्या यहाँ पे जो रेप हुआ है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन हुआ है? नहीं। तो यहाँ पे ये जो इन लोगों की लायबिलिटी होगी, जितने लोगों ने रॉबरी के लिए तो उनकी कॉमन इंटेंशन थी, बाकी जिसने रेप किया है वो खाली रेप के लिए लायबल होगा। समझ में आ गया? अब एक और इसके अंदर चीज समझ लीजिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन। देखिए फर्क क्या होता है। कॉमन इंटेंशन के अंदर आपने देखा ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की कॉमन इंटेंशन होती है। कॉमन इंटेंशन मतलब कि इनका पहले से प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स होता है। जैसे हम और आप प्लान करें, चलो चलते हैं मार देते हैं, या चलो चलते हैं ऐसा काम कर लेते हैं, दिस शोज द कॉमन इंटेंशन। ये कॉमन इंटेंशन होती है। ठीक है, इनकी कॉमन इंटेंशन है एक्स को जान से मारने की, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मर्डर करने की। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए है, बी है, सी है, और ये एक्स है। ये भी इसको जान से मारना चाहता है, ये भी इसको जान से मारना चाहता है, ये भी इसको जान से मारना चाहता है। ये क्या हो गई? सिमिलर इंटेंशन, सिमिलर इंटेंशन, सिमिलर इंटेंशन। समझ में आ गया? कोई प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है। अब आप पूछ रहे हो कि सर इसमें इनकी लायबिलिटी क्या होगी? इसमें इनकी क्या लायबिलिटी होगी अगर ये लोग आगे एक्स को मारते हैं? देखिए इसके ऊपर जो है, अभी इसके जो नेक्स्ट सेक्शन हम लोग कवर करेंगे, इस सेक्शन के बाद वो इसी पॉइंट के ऊपर डील करता है। देखिए अगर ये भी इसको जान से मारना चाहता था, ये भी जान से मारना चाहता था, ये भी जान से मारना चाहता था, ठीक है, इनके बीच में कोई कॉमन इंटेंशन नहीं थी। ये लोग एक्स के पास आए और लात घूसा मारना शुरू कर दिया, इवेंचुअली एक्स की डेथ हो गई। तो ये तीनों के तीनों लायबल हो जाएंगे, तीनों के तीनों लायबल हो जाएंगे किस चीज के लिए? मर्डर के लिए।
ठीक है, अभी देखते जाइएगा, इसके अंदर एक चीज और है, मर्डर के लिए लाइबल हो जाएंगे। ठीक, अब लेकिन देखिए एक चीज और है इसके अंदर। लेकिन मान लीजिए ए मारने आता है एक्स को हर्ट करने के लिए, बी आता है ग्रीवस हर्ट करने के लिए, सी आता है मर्डर करने के लिए, और एक्स की फाइनली डेथ हो जाती है, तो मर्डर के लिए कौन लाइबल होगा? सिर्फ सी लाइबल होंगे, ये हर्ट और ये ग्रीवस हर्ट के लिए है। समझ आ गया आप लोगों को? यही है कॉमन इंटेंशन जो ये सेक्शन कह रहा है। ठीक, आइए वापिस चलते हैं। देखिए अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है इसके अंदर कई इंपॉर्टेंट केस लॉज। एक आपको हम पहले इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट केस लॉ करवा देते हैं, बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर 1925 का। अब इसके अंदर क्या हुआ था कि कुछ लोग जो होते हैं वो प्लान करके जाते हैं एक पोस्ट ऑफिस में रॉबरी करने के लिए। उसमें से क्या होता है कि दो लोग अंदर जाते हैं, एक बंदा जो है वो दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है। दरवाजे के बाहर खड़ा होकर क्या कर रहा होता है? मतलब पहरा दे रहा होता है कि कोई आए ना जाए, पहरा दे रहा होता है। उसके बाद अंदर क्या हो जाता है, एक इनका साथी जो है गोली मार देता है। ठीक है, अंदर जो है एक जो है साथी इनका गोली मार देता है, मनी एंड फायर्ड एट द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर के ऊपर मार देता है, पोस्ट मास्टर मर जाता है। सब भाग जाते हैं। बरेंद्र कुमार घोष वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड, जो बरेंद्र कुमार होता है वो दरवाजे पे खड़ा रहता है, वो पकड़ जाता है बाद में। जब वो पकड़ जाता है कहता है मैंने थोड़ी गोली मारी थी, लेकिन कोर्ट जो है उसके इस डिफेंस को रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि तुम्हारी कॉमन इंटेंशन थी उस रॉबरी को कमिट करने की। ठीक, पहली चीज, और उस रॉबरी को कमिट करने के फर्दरेंस में जो भी ऑफेंस होगा तुम उसके लिए भी लायबल हो गए। तो गए तो थे रॉबरी करने, लेकिन अंदर जाके मार डाला सब पोस्ट मास्टर को। तो कोर्ट ने क्या माना कि देखिए डिड नथिंग एज ही स्टूड, तो कोर्ट ने बोला कि was standing under section 34, the accused was held guilty and it was observed that even if the appellant did nothing as he stood outside the door, it is to be remembered that in crimes as in other things they also serve who only stand and wait। वो लोग भी सर्व करते हैं जो खाली स्टैंड और वेट कर रहे होते हैं। उसी तरीके से इसके अंदर एक और लीडिंग केस है महबूब शाह वर्सेस एम्परर। अब एक चीज आपको बताते हैं इसी सेक्शन के अंदर। ये तो हो गया प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स वाला, लेकिन एक सिचुएशन और देखते हैं। देखिए मान लीजिए ए, बी और सी ये तीनों प्लान करते हैं रॉबरी के लिए। रॉबरी के लिए नहीं करते हैं ये लोग, प्लान करते हैं एक्चुअली में किस करने के लिए? बीट करने के लिए, मारने के लिए। किसको? एक्स को। ये तीनों आते हैं एक्स के पास, बी और सी ये तीनों आते हैं और तीनों आके एक्स को मारना शुरू कर देते हैं, और एक्स जो है सबसे बराबरी करने लगता है, सबको पकड़ पकड़ के एक्स जो है पीटना शुरू कर देता है। तो ए और बी सी से कहते हैं कि कब तक मारते रहोगे तुम इसको? बंदूक निकाल के मार दो इसको। कब तक तुम इसको मारते रहोगे? मार दो इसको बंदूक निकाल के। सी जो है एकदम जोश में आ जाता है, बंदूक निकालता है और एक्स को गोली मार देता है, एक्स मर जाता है। कॉमन इंटेंशन क्या थी? सिर्फ पीटने की, लेकिन यहां पे तो आए, यहां पे तो मर्डर हो गया। तो अब बताइए कौन किस चीज के लिए लायबल हुआ? देखिए पहली तो कॉमन इंटेंशन थी बीट करने की, बिल्कुल सही, लेकिन यहां पे जो मर्डर हुआ है वो तो इसने करा है, सी ने। तो यहां पे लायबल कौन होगा मर्डर के लिए? यहां पे मर्डर के लिए तीनों लायबल हो जाएंगे, ये तीनों लोग मर्डर के लिए लायबल हो जाएंगे। अब आप पूछोगे सर कैसे? कॉमन इंटेंशन तो यहां पे प्लान करने की थी, बीट करने की जाएंगे? नहीं थी, बिल्कुल सही बात है, बीट करने की थी कॉमन इंटेंशन, लेकिन यहां पे जान से मारने की इंटेंशन जो है ऑन द स्पॉट डेवलप हो गई। तो इससे क्या पता चला? कॉमन इंटेंशन जो है वो ऑन द स्पॉट भी डेवलप हो सकती है। ऋषि देव पांडे के केस के अंदर ये चीज हेल्ड हुई थी। आइए वापस चलते हैं, समझ में आ गया आप लोगों को ये सारे पैरामीटर्स? तो देखिए ऋषि देव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इट वाज हेल्ड दैट कॉमन इंटेंशन में डेवलप ऑन द स्पॉट ऑल्सो। ठीक है, उसी से रिलेटेड इसके अंदर इलस्ट्रेशंस हैं, आपको ये नोट्स मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में चले जाइएगा, इसका लिंक हम दे देंगे अपनी वीडियो पे, आपको वहां से ही मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है सेक्शन 3 सबसेक्शन 6, व्हेनेवर एन एक्ट विच इज क्रिमिनल ओनली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन इज डन बाय सेवरल पर्संस। जो भी हमने आपको बताया था सिमिलर इंटेंशन वाला पॉइंट हमने बताया था, इसके नेक्स्ट सेक्शन में वही पार्ट कवर है, वही चीज है। Each of such persons who joins in act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone with that knowledge or intention। तो अगर कई लोग हैं, सबकी अलग अलग इंटेंशन है, एक हर्ट करना चाहता था, एक ग्रीवस हर्ट और एक मर्डर, और इवेंचुअली सामने वाला मर गया, तो सब अपनी इंटेंशन के हिसाब से लाइबल होंगे।
वहीं पे मान लीजिए कि एक ऐसी सिचुएशन है, सबकी सिमिलर इंटेंशन थी, ए भी मर्डर करना चाहता था, बी भी, सी भी, तीनों गए उसके पास, कोई लात कोई घूसा, कोई लात कोई घूसा, तो वहां पास जो है सबकी सिमिलर इंटेंशन होगी। अगर वो फाइनली मर गया, सबकी इंटेंशन थी जान से मारने की, तो सबके सब मर्डर के लिए लायबल हो जाएंगे। आगे, whenever the causing of certain effect or an attempt to cause that effect by an act or by an omission is an offense, it is to be understood that the causing of that effect partly by an act and partly by omission is the same as offense। बोला गया है कि अगर मान लीजिए कि कहीं पे कोई एक्ट, कुछ ऐसे एक्ट हैं, कुछ ऐसा ऑफेंस है जो थोड़ा एक्ट से हो रहा है और चाहे थोड़ा ओमिशन से हो रहा हो, तो उसको कंप्लीटली एक ही ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए, ए इंटेंशनली कॉजेज जेड्स डेथ, ए जो है जेड की डेथ कॉज करता है, बाय पार्टली इलीगली ओमिटिंग टू गिव जेड फूड, उसको खाना नहीं देता है और उसके साथ साथ उसको मारता भी है, तो ए हैज कमिटेड मर्डर। ठीक है, भले ही उसने ओमिशन भी किया है और एक्ट भी किया है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 8, व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय मींस ऑफ सेवरल एक्ट्स, अगर मान लीजिए कोई ऐसा ऑफेंस हुआ है जिसके अंदर कई एक्ट्स हुए हैं, ऐसे तो एक्ट के अंदर ऑलरेडी एक्ट्स भी आ जाएंगे, सीरीज ऑफ एक्ट्स भी आ जाएंगे, लेकिन इसके अंदर ऑलरेडी सेवरल एक्ट्स बोल दिए गए हैं, तो कोई ऐसा ऑफेंस होगा जो कई एक्ट से हुआ होगा। कॉमन इंटेंशन अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि कॉमन इंटेंशन के अंदर कई एक्ट्स होना जरूरी नहीं है। 3 लोग गए, किसी एक ने गोली मार दी, एक एक्ट हुई है, तीनों लायबल हो जाएंगे, लेकिन यहां पे एक्ट्स एक से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि एक से ज्यादा एक्ट्स हुई हैं, और आगे लिखा हुआ है बाय मींस ऑफ सेवरल एक्ट्स। whoever intentionally cooperates, अब जिसने उन एक्ट्स के अंदर इंटेंशनली कोऑपरेट किया है, इन द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस बाय डूइंग एनी ऑफ दोज एक्ट्स, उनमें से कोई भी एक एक्ट करते, इधर सिंगली, चाहे अकेले और चाहे ज्वाइंटली विद अदर पर्सन, कमिट्स दैट ऑफेंस। जैसे देखिए, A and B agree to murder Z by severally and at different times giving him small doses of poison। ये ऑफेंसेस आमतौर पे किस जगह के केसेस में आ जाते हैं? जैसे जेलर और प्रिजनर के केसेस में, कि जेलर, 2 लोग हैं जेल में जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, उन्होंने आपस में कर दिया कि थोड़ा सा तुम जहर देना, थोड़ा सा हम देंगे। अक्सर ऐसे इल्जाम लगते हैं कि जेलर्स लोगों ने किसी कैदी को स्लो पॉइजनिंग दे के मारा है, तो अब वहां पे हर आदमी कह देगा अरे हमने कुछ नहीं किया, हम तो एक बार खाना देने गए थे, अरे हमने नहीं किया, हम तो एक बार खाना दिए हैं, लेकिन इंटेंशनली वो लोग कोऑपरेट कर रहे थे। समझ में आ गया आप लोगों को? वही चीज है ये। ए और बी एग्री करते हैं जेड को मारने के लिए, severally and at different times giving him small doses of poison। A and B administer the poison according to the agreement with intent to murder Z। Z dies from the effects, several doses of poison, here A and B intentionally cooperate in the commission of murder, and as each of them does an act by which the death is caused, they are both guilty of the offense though their acts are separate। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। उसी के साथ साथ, where several persons are engaged or concerned in the commission of a criminal act, they may be guilty of different offenses by means of that। एक मिनट, कोई और सा सेक्शन मिस तो नहीं हुआ है? ये बोला गया है where several persons are engaged or concerned, जो भी हमने आपको एक सिचुएशन बताई है कि कई सारे लोग किसी एक एक्ट को करने के लिए जाते हैं। मान लीजिए कि 2 लोग हैं, 2 लोग मिलके एक इंसान को जान से मारते हैं, तो ये सेक्शन कह रहा है कि ये पॉसिबल हो सकता है कि उसमें एक मर्डर के लिए लाइबल हो जाए और एक कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल हो जाए। ये पॉसिबल है। ठीक है, जैसे मर्डर के लिए वो लाइबल हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल कल्पेबल होमिसाइड के लिए वो लाइबल हो जाएगा जिसको जो है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में आके जिसने किया, और मर्डर के लिए वो लाइबल हो जाएगा जो वहां पे साइड में खड़ा था, उसने फायदा देखा और जाके मार दिया। तो दोनों ने साथ में मिलके मारा है, लेकिन एक मर्डर के लिए लाइबल हो रहा है, एक कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल हो रहा है। यही बात ये चीज कह रही है। ठीक है, यहां पे हम लोगों का सेक्शन 3 भी कंप्लीट हो गया है।